गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी 2026 में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। और मैं ये जो वन शॉट करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूँ, जो एक बार में जितने भी इवेंट जनवरी में हुए उसका मैंने कर दिया, फरवरी में जितने हुए उसका हो गया। आज है मार्च का। मार्च में जितने इवेंट हुए हैं उनका वन शॉट हम कर लेंगे, उसके बाद अप्रैल का करेंगे, मई का करेंगे। इस तरीके से करते चले जाएंगे। एक बार में करंट अफेयर पढ़ना है और एक ही बार में पढ़ लेना है। दूसरी बार जब उठाएं तो रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही रोज रोज करंट अफेयर पढ़ने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। एक बार में पढ़िए और उसके बाद रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो इसका जो लिंक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सीधा। ठीक है, तो मार्च का करेंगे हम पूरा वन शॉट करेंगे, एक ही बार में करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा मार्च का। जनवरी फरवरी हो चुका है, तो अभी मार्च का कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स का करंट अफेयर से करके बना होगा, उसमें से पहला टॉपिक देखिए। डाउन टू अर्थ में क्या है? एनजीटी ऑर्डर्स Suave to be restored as a river in official record warns of a penalty for non-compliance। क्या न्यूज है ये? सुआव रिवर केस क्या है? ये मामला जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से जुड़ा हुआ है। एनजीटी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जो सुआव नदी है उसको नाला नहीं बल्कि नदी माना जाए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया क्या है, एक सुआव रिवर है उसको नाला बोल दिया है। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि अपने ऑफिशियल गजट में उसको रिवर जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करिए, एज सुन एज पॉसिबल उसको डिक्लेयर करिए। नाला नहीं, उसको नाला बोल दिया है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये इसको नाला बोल दिया है। इसको बोला कि नदी डिक्लेयर किया है, करे और माने, और सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पहचान जो है वापस की जाए। समझ में आया? तो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? भारत का एक पर्यावरणीय अदालत है, और इसका काम क्या है? नदियों, जंगलों, प्रदूषण, पर्यावरण से जुड़े मामलों पर फैसला देना और पर्यावरण की रक्षा करना है, और सरकारों और उद्योगों को नियम पालन करने के लिए बाध्य करता है। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था। अब सुआव रिवर क्या है? सुआव रिवर जो नदी जो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बहती है। ये राप्ती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और राप्ती आगे चलकर जो है गंगा बेसिन का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो क्रम देखिए, सुआव रिवर क्या है, जाके राप्ती से मिलती है। राप्ती जो है घाघरा से जाके मिल जाती है, और घाघरा जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये क्रम याद करिए, याद रखिएगा, पूछ सकता है। समस्या क्या थी? धीरे धीरे अतिक्रमण, जमीन कब्जा, निर्माण कार्य और वेटलैंड खत्म होने लगे। इन सबके कारण जो है सरकारी रिकॉर्ड में सुवाव नदी की जगह जो है नाला लिख दिया गया। यही सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे मुख्य इशू यही था। नदी को नाला घोषित करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर नदी होगी तो कानूनी सुरक्षा मिलती है, फूड प्लेन जो है बचाया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण जो है बहुत ज्यादा सख्त किया जाता है, जल संरक्षण होता है। और नाला होता है, अगर नाला डिक्लेयर कर दिया जाए तो कम सुरक्षा मिलती है, आसानी से निर्माण हो सकता है, निगरानी कम हो जाती है, और अक्सर सीवर माना जाता है उसको, यानी ले जाकर कूड़ा कचरा फेंकते हैं लोग। इसीलिए बोला एनजीटी ने कि नाला से जल्दी उसको फिर से नदी डिक्लेयर करिए। तो एनजीटी ने क्या आदेश दिया, सरकारी रिकॉर्ड को सुधारना है। यानी एनजीटी ने कहा कि 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड बदल जाए, गजट नोटिफिकेशन जारी हो, अखबारों में सूचना देनी है। मतलब सरकार आधिकारिक रूप से माने कि यह नदी है। दूसरा, फूड प्लेन में निर्माण रोकना है। एनजीटी ने कहा कि जहां नदी फैलती है वहां नया निर्माण नहीं होगा। जहां नदी फैलती है उसको फ्लड जोन बोलते हैं, वहां नया निर्माण नहीं होगा। तो फूड प्लेन क्या होता है? बरसात में नदी के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ पानी फैलता है। बरसात में नदी का आसपास का क्षेत्र जहाँ पे पानी फैलता है, ये नदी है, आसपास पानी फैल रहा है, ये फूड प्लेन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए गांव जो है नदी के किनारे है, तो लोग वहां मकान बना लेते हैं, बारिश में नदी फैलती है तो बाढ़ आती है। इसलिए फूड प्लेन खाली रखना बहुत जरूरी है। फूड प्लेन खाली रखना जरूरी है। सुआव रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? फ्लड मिटिगेशन के लिए। ये बाढ़ को नियंत्रित करती है। अगर नदी के रास्ते पर कब्जा हो जाए एग्जाम्पल के लिए, तो पानी रुक जाएगा, गांव डूबेंगे और अचानक बाढ़ होगी। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, नदी का पानी जमीन में जाकर भूजल बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए गांव के हैंडपंप हो गए, कुएं हो गए, खेती के लिए पानी हो गया, इन सबको रिचार्ज मिलता है। वेटलैंड और पॉन्ड्स को जीवित रखती है। सुआव जो है अपने 120 किलोमीटर के रास्ते में तालाब, झील, वेटलैंड को पानी देती है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी बचती है, पक्षी आते हैं और खेती बेहतर होती है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी, जो एक छोटी नदी मुख्य नदी से जाके मिल जाती है, तो ट्रिब्यूटरी होती है। जैसे यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गोमती जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है,
सुआव राप्ती की ट्रिब्यूटरी है और राप्ती घाघरा की और घाघरा गंगा की है। एनजीटी ने मॉनिटरिंग के बारे में क्या क्या बोला है? एनजीटी ने पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी से कहा कि पानी की क्वालिटी चेक करो, इंडस्ट्रियल वेस्ट रोको और टेस्टेड सीवेज भी छोड़ा जाए। टेस्टेड सीवेज ही छोड़ा जाए, ट्रीटमेंट करने के बाद ही सीवेज छोड़ा जाए। और कम्युनिटी लीड रिवर रिजर्वेशन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि लोगों की भागीदारी से नदी को पुनर्जीवित करना। एग्जाम्पल के लिए गांव वाले सफाई करेंगे, अतिक्रमण हटे, पेड़ लगाया जाए, वर्षा जल संरक्षण हो। ठीक है, जैसे नमामि गंगा मिशन हो गया, स्थानीय रिवर रिवाइवल कैंपेन हो गया, ये सब। गजट नोटिफिकेशन क्या होता है? सरकार का अधिकारी दस्तावेज होता है। जब सरकार कोई निर्णय कानूनी रूप से घोषित करती है तो उसे गजट में प्रकाशित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नया जिला बनाना, कानून लागू होना और नदी का दर्जा बदलना। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? एनजीटी ने चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के सेक्शन 26 के तहत कार्यवाही होगी। इसमें जुर्माना हो सकता है, सजा हो सकती है कानूनी, ये सब। और ये मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नदी का मामला नहीं दिखा है, क्योंकि ये सिर्फ एक नदी का मामला नहीं है, और ये दिखा रहा है कि भारत की कई नदियां धीरे धीरे नाला बना दी गई हैं और अर्बनाइजेशन और इंक्रोचमेंट से रिवर खत्म हो गई और क्लाइमेट चेंज के समय रिवर रिस्टोरेशन जरूरी है। समझ में आ गया? तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सुआव जो है ट्रिब्यूटरी है राप्ती की, बलरामपुर में है ये। एनजीटी एक्ट याद रखिए, सेक्शन 26 याद रखिए, फूड प्लेन प्रोटेक्शन और रिवर रिजर्वेशन। समझ में आया? और ये किन किन टॉपिक से जुड़ता है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वेटलैंड प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और अर्बन एंक्रोचमेंट। कल्पना करिए कि एक बड़ी सड़क है जिससे धीरे धीरे लोग कूड़ा घर, पार्किंग, दुकान बना देते हैं, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसी तरह जब नदी के रास्ते पर कब्जा हो जाता है तो बाढ़ आती है, पानी रुकता है, इकोलॉजी खराब हो जाती है। एनजीटी उसी सड़क को वापस खाली करवा रही है। समझ में आया? तो सुआव रिवर केस हमें क्या सिखाता है कि नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है, बल्कि पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम होती है। तो एनजीटी का फैसला जो है रिवर राइट्स, फ्लड मैनेजमेंट, ग्राउंड रिचार्ज और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तुरंत देखिए। आपको पता होगा कि मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद सीधे क्वेश्चन करवाता हूँ। तो सीधे क्वेश्चन देखिए, सुआव नदी किस नदी की सहायक नदी है? सी ऑप्शन, राप्ती। प्रश्न 2, सुआव नदी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? बलरामपुर। ऑप्शन बी। हाल ही में सुआव नदी चर्चा में क्यों रही है? तो ऑप्शन सी, एनजीटी द्वारा नदी का दर्जा बहाल करने के लिए। प्रश्न 4, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन, एनजीटी ने सुआव नदी को किस श्रेणी से बदलकर नदी घोषित करने का निर्देश दिया है? ड्रेन, नाला। नाला बोल दिया था, अब बोला गया कि नदी बोलो उसको वापस से। सातवां क्वेश्चन, सुआव नदी लगभग कितनी लंबाई तक है? 120 किलोमीटर तक की है। प्रश्न 8, एनजीटी ने सुआव नदी के किन क्षेत्रों में नए निर्माण पर रोक लगाने को कहा? फूड प्लेन, बाढ़ क्षेत्र वाले पे। नौवां प्रश्न, फूड प्लेन का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, नदी के आसपास का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। प्रश्न 10, सुआव नदी अंततः किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो गंगा बेसिन का। एनजीटी ने जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए किन पर जोर दिया है? तो 1 और 2 पे जोर दिया है, शोध किए गए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी ए ऑप्शन 1 और 2। एनजीटी द्वारा उल्लेखित रिजर्व रिजर्वेशन का क्या अर्थ है? क्या मतलब है? नदी का पुनर्जीवन और संरक्षण। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13, एनजीटी के आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई किस धारा के अंतर्गत हो सकती है? सेक्शन 26। ऑप्शन सी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, सुआव नदी को आधिकारिक रिकॉर्ड में नाला घोषित किया गया था। ऑप्शन 15, क्वेश्चन 15, नदियों के संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ क्या है? ऑप्शन सी, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण। अगला टॉपिक देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLADS स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MPLADS क्या है? फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एक सरकारी योजना होती है ये, एक सरकारी योजना है जिसमें सांसद अपने क्षेत्र में, सांसद यानी MP अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सरकार को परियोजनाएं सुझाते हैं, प्रोजेक्ट सुझाते हैं।
योजना कब शुरू हुई है? 1993 में शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास करना है, छोटे लेकिन जरूरी पब्लिक वर्क्स कराना है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, पानी की टंकी, लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन, इन सब का निर्माण कराना है। तो MPLADS में पैसा कौन देता है? भारत सरकार। और इसे लागू कौन करता है? जिला प्रशासन। भारत सरकार पैसा देगी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसे लागू करवाएगी। तो इसका मतलब ये है कि MP जो है सीधा पैसा खर्चा नहीं करेगा, सीधा MP के हाथ में नहीं जाता, वो सिर्फ रिकमेंड करता है। उसके डिस्ट्रिक्ट जो इसे लागू करने वाली अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, बस MP जो है बताता है कि कहाँ कहाँ करना है, रिकमेंड करता है कि यहाँ करना है। तो अभी खबर क्या है? रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के बाहर, ये न्यूज जो अभी हमने पढ़ा है, न्यूज है किसके बारे में? MPLAD क्यों इतना चर्चा में है? रिपोर्ट ये है कि देश के बाहर राज्य, आउट ऑफ स्टेट MPLADS फंड का 84% से ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश में गया है, और यही विवाद का कारण है। आउट ऑफ स्टेट फंडिंग क्या होता है ये समझिए। आउट ऑफ स्टेट फंडिंग, इसका मतलब ये है कि MP जो है अपने राज्य क्षेत्र में विकास कार्य सुझाता है, लेकिन कुछ MPs क्या कर रहे हैं, खासकर राज्यसभा के MPs और नॉमिनेटेड MPs अपने राज्य के बाहर भी परियोजना रिकमेंड कर सकते हैं। समझ में आया? ये इनको एक इम्यूनिटी मिली हुई कि जो राज्यसभा के MP है, नॉमिनेटेड MP है, अपने राज्य के बाहर भी परियोजनाओं को रिकमेंड कर सकते हैं, जो फंड आता है इनके लिए। जिस राज्य जहाँ पे है वहां पे नहीं, अपने राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं, इनके लिए छूट है। एग्जाम्पल किससे समझिए। मान लीजिए एक राज्यसभा MP है, महाराष्ट्र से चुना गया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में सड़क या अस्पताल बनवाने की रिकमेंडेशन दे देता है, तो इसे क्या बोला जाएगा? आउट ऑफ स्टेट MPLADS फंडिंग। समस्या कहाँ शुरू हुई है? रिपोर्ट में ये पाया गया कि देश भर के जो बाहर राज्य वाले फंड का, जो बाहर के राज्य है, वो सारा जो फंड है वो 84% से ज्यादा हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में चला गया। यानी ये उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, ये अलग अलग राज्य हो गए। यहाँ के जो MP है, यहाँ के लिए जो पैसा आया है, इसको UP में लगवा दिया है, रिकमेंड कर दिया कि UP में लगाइए सबने। और ये राज्यसभा के MP, नॉमिनेटेड MP ऐसा कर सकते हैं, अपने राज्य से बाहर कर सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा का MP होता है वो नहीं कर सकता ऐसा। वो अपने ही राज्य में उसको करना होगा, अपने ही जहाँ पे है वहीं पे कर सकता है। और राज्यसभा और नॉमिनेटेड MPs का उनको एक छूट मिली हुई है कि वो अपने राज्य से बाहर भी कर सकते हैं। तो यही हुआ है कि अपने स्टेट से छोड़ के UP में कर दिया गया। 84 से ज्यादा हिस्सा, 84% से ज्यादा अदर स्टेट के लोगों ने UP में किया। UP को भी मिलता है MPLADS फंड, तो UP के लोग UP में किया, और बाहर के लोगों ने भी यहाँ पे कर दिया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो 84% से ज्यादा हिस्सा UP में चला गया। और यही बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भारत एक संघीय देश है। ये एक मुद्दा है। क्यों मुद्दा है? क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है। हर राज्य को संतुलित विकास, बराबर अवसर और समान संसाधन मिलने चाहिए। लेकिन अगर पैसा जो है एक ही राज्य में ज्यादा जाए तो ये क्या होगा? रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ा देती है। तो रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट ये है कि केवल 21 MP ने पूरा आउट ऑफ स्टेट स्पेंडिंग किया है, और 530 MPs का एनालिसिस हुआ था इस मामले में। तो 21 MPs ने पूरा आउट ऑफ स्टेट स्पेंडिंग किया, लेकिन सिर्फ 21 MPs पूरा आउट ऑफ स्टेट स्पेंडिंग कर रहे थे। मतलब क्या कि कुछ MPs बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का डोमिनेंस हुआ, ये पॉइंट निकला कि उत्तर प्रदेश का डोमिनेंस बढ़ा है। UP जो पहले से ही सबसे ज्यादा MP वाला राज्य है, समझ में? UP पहले से ही ज्यादा MP वाला राज्य है, इसलिए नेचुरली ज्यादा फंड मिलता है। लेकिन अब बाहर वाला राज्य भी पैसा जो UP में जा रहा है, बाहर वाला जो पैसा है, बाहर राज्य वाला जो पैसा है वो भी UP में जा रहा है। यानी MP भी ज्यादा UP में ही है, और फिर बाहर वाले MP भी यहीं पे लगा दे रहे हैं पैसा, तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए झारखंड या जम्मू कश्मीर जैसे गरीब राज्य को फंड की ज्यादा जरूरत है, लेकिन पैसा वहां जाने के बजाय क्या है, UP में चला जाए, तो सवाल उठता है। ठीक है, तो सवाल उठेगा क्या कि क्या ये इक्विटेबल डेवलपमेंट है? अब पर कैपिटा इनकम वाला मुद्दा क्या है? रिपोर्ट कह रही है कि कुछ गरीब राज्यों में फंड डाइवर्ट होकर UP पहुंचे हैं। फंड डाइवर्ट होकर UP पहुंचे हैं, मतलब क्या कि अगर झारखंड में स्कूलों की कमी है, लेकिन जो है MP पैसा UP में खर्च करवा रहा है, तो गरीब क्षेत्र जो पीछे रह जाएंगे। समझ में? झारखंड में स्कूलों की कमी है, लेकिन MP पैसा जो है UP में खर्च करवा रहा है। ऐसा हो सकता है? झारखंड में स्कूलों की कमी है, झारखंड वाला पैसा भी UP में लग जाए, और MP में भी दिक्कत है, कमी है, तो MP वाला पैसा भी UP में लग जाए। इससे गरीब क्षेत्र जो पीछे रह जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा उठा इसमें।
ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अलग अलग काम करेंगे तीनों स्वतंत्र होके, ठीक है। तो एमपीएलडीज में विवाद क्यों है? विवाद ये है कि एमपी का जो काम है कानून बनाना है, लेकिन एमपीएलडीएस में एमपी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तय करने लगते हैं। समझ में आया? एमपीएलडीएस में विवाद क्या है कि एमपी का काम क्या है? कानून बनाना, लेकिन एमपीएलडीएस में एमपी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तय करने लगते हैं, यानी वे एग्जीक्यूटिव का जैसे काम करने लगते हैं। इसलिए कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को कमजोर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एमपी जो है सड़क कहाँ बनेगी, अस्पताल कहाँ बनेगा, ये तय करने लगे तो इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव रोल निभा रहा है। समझ में आया? 5वां है मॉनिटरिंग एप्स। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ई शिक्षा पोर्टल शुरू किया, सॉरी ई साक्षी पोर्टल शुरू किया। ये क्या है? एमपीएलडीएस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और ऑनलाइन ट्रैकिंग देता है। लेकिन समस्या अभी भी क्यों है इसमें? क्योंकि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज कभी कभी लोकल जरूरतों से ज्यादा प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी राज्य में पेयजल की समस्या, पीने की समस्या, पानी की, लेकिन एमपी जो है दूसरे राज्य में स्टेडियम बनवाने का प्रोजेक्ट भेज दे, तो लोकल जनता की जरूरतें पीछे रह जाती हैं। फेडरल इक्विटी क्या है? भारत में हर राज्य को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसे फेडरल इक्विटी कहते हैं। हर राज्य को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसे ही फेडरल इक्विटी कहते हैं। तो इस मुद्दे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट देखिए। फेडरलिज्म, केंद्र प्लस राज्य की साझा व्यवस्था, साझी व्यवस्था। रीजनल इनइक्वालिटी, राज्यों के बीच असमान विकास। सेपरेशन ऑफ पावर, सरकार के अंगों का अलग काम। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति जवाबदेही। फिजिकल जस्टिस, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, एमपीएलडीएस कब शुरू हुआ है? 1993। एमपीज रिकमेंडेशन देते हैं, लागू करने वाली अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, और ई साक्षर पोर्टल अप्रैल 2023 में बना है। और आउट ऑफ स्टेट स्पेंडिंग किसके लिए अलाउ है? राज्यसभा और नॉमिनेटेड एमपीज के लिए। ये फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, रीजनल डेवलपमेंट से जुड़ेगा ये, ठीक है। तो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि राजनीतिक पक्षपात हो सकता है, ये जो आउट ऑफ स्टेट फंडिंग हो रहा है, यानी यूपी में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेचुरली एमपीज ज़्यादा हैं, तो उनको फंडिंग भी नेचुरली ज़्यादा मिलेगा। अब आउट ऑफ स्टेट फंडिंग होने लगे कि और राज्यों के अलग-अलग जो एमपीज हैं, नॉमिनेटेड एमपीज, राज्यसभा के एमपीज, यूपी में ही पैसा लगाने लग जाएँ पूरा एमपीएलडीएस फंड का, तो रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, खासकर जो गरीब राज्य है उनके लिए। क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं? इससे राजनीतिक पक्षपात हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है, एमपीज एग्जीक्यूटिव रोल लेने लगते हैं, और रीजनल इम्बैलेंस बढ़ सकता है। सपोर्टर क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि लोकल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होंगी, एमपीज जनता की जरूरत जानते हैं, छोटे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होते हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो कल्पना करिए कि एक स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा कि हर क्लास को बराबर रिसोर्सेस मिलेंगे, लेकिन कुछ टीचर अपना एक्स्ट्रा बजट जो है एक ही क्लास में खर्च करने लगे, तो बाकी क्लासेस जो है पीछे रह जाएंगी। ठीक वैसे ही अगर एमपीएलडीएस फंड एक राज्य में ज्यादा जाए तो दूसरे राज्यों में असमानता बढ़ सकती है। समझ में आ गया? तो ये मुद्दा केवल फंड अलोकेशन का नहीं है, ये जुड़ेगा फेडरल बैलेंस से, इक्विटेबल डेवलपमेंट से, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी से, और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज से। समझ में आ गया? प्रश्न देखिए, तुरंत प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? एमपीएलडीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन बी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एमपीएलडीएस योजना कब शुरू की गई? 1993। 1993, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, एमपीएलडीएस योजना के अंतर्गत सांसद क्या करते हैं? ऑप्शन बी, परियोजनाओं की अनुशंसा करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। क्वेश्चन चौथा, एमपीएलडीएस के अंतर्गत कार्यों को लागू कौन करता है? जिला प्रशासन, ऑप्शन सी। प्रश्न 5, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ स्टेट एमपीएलडीएस फंड का 84% से अधिक किस राज्य को प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। आउट ऑफ स्टेट फंडिंग से आशा क्या है? ऑप्शन बी, सांसद द्वारा अपने राज्य के बाहर परियोजनाओं की अनुशंसा करना। ऑप्शन क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किन सांसदों को सामान्यतः अपने राज्य के बाहर एमपीएलडीएस परियोजनाएं रिकमेंड करने की अनुमति होती है? तो राज्यसभा को और मनोनीत सांसद को, लोकसभा सांसद को नहीं होता ये। प्रश्न नंबर 8, एमपीएलडीएस से जुड़ा सेपरेशन ऑफ पावर विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, सांसदों द्वारा कार्यपालिका जैसे कार्यों में हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन 9, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य विभाजन से। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमपीएलडीएस के अंतर्गत एक सामान्य कार्य हो सकता है? ऑप्शन बी, सड़क निर्माण। 11वां क्वेश्चन, ई साक्षी पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, एमपीएलडीएस परियोजनाओं की निगरानी से।
12वां क्वेश्चन, रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, राज्यों के बीच असमान विकास। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, एमपी एलडीएस में सांसद विकास कार्यों की अनुशंसा करते हैं। 14वां क्वेश्चन, फेडरल इक्विटी का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, राज्यों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा एमपी एलडीएस की आलोचना है, क्रिटिसिज्म है? तो ऑप्शन सी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ाने की संभावना। अगला कोई देखिए टॉपिक, उत्तर प्रदेश सेट्स अ न्यू गिनीज रिकॉर्ड विद ओवर 2.5 लाख सैम्पलिंग प्लांट प्लांटेड इन वाराणसी इन 1 आवर। क्या मतलब, क्या न्यूज क्या है ये? वाराणसी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? वाराणसी ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 1 घंटे में उसने क्या किया है, 2,51,446 पौधे लगाए हैं। यानी ये क्या, प्लांटेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे आयोजित हुई थी। इससे इसने क्या किया, चीन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2,51,446 पौधे केवल 1 घंटे में। ठीक है, वाराणसी में हुआ है ये, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में और गंगा के किनारे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर के अनोखे, सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड को ऑफिशियली वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे लंबा आदमी, सबसे बड़ा योग कार्यक्रम, सबसे ज्यादा पेड़ लगाना, ये सब। और सैपलिंग क्या होता है? सैपलिंग का मतलब छोटा पौधा। जब छोटा पौधा लगाया जाता है ताकि आगे चलकर वो बड़ा पेड़ बने, तो उसे सैपलिंग कहते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड कैसे बना है? स्थान क्या था? सुजाबाद डोमरी वाराणसी में। समय 1 घंटा था और पौधे लगाए गए 2,51,446। क्षेत्रफल था लगभग 350 बीघा। नदी किस नदी? गंगा नदी किनारे। और आयोजक कौन थे? वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने कराया था। अर्बन फॉरेस्ट क्या होता है? अर्बन फॉरेस्ट का मतलब शहर के अंदर विकसित जंगल, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पेड़, जैव विविधता, हरित क्षेत्र बनाना। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, गर्मी बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ हजारों पेड़ लगाए जाएंगे, मिनी फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, तो इसे अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं। वाराणसी में अर्बन फॉरेस्ट क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे ग्रीन कवर बढ़ेगा। ग्रीन कवर क्या? पेड़ पौधों से ढका क्षेत्र। ग्रीन कवर का मतलब होता है पेड़ पौधों से ढका क्षेत्र। पॉल्यूशन कम होगा, CO2 ऑब्जर्व करेगा, ऑक्सीजन देगा और धूल कम करेगा। हीट आइलैंड इफेक्ट कम होगा। हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? शहरों में जो कंक्रीट होता है, ट्रैफिक होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी वजह से जो है तापमान जो है ज्यादा हो जाता है। पेड़ क्या है? इसे कम करते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करते हैं। देखिए हीट आइलैंड बनाते हैं, ये देखिए, ये गांव का इलाका है, यहाँ पेड़ बहुत ज्यादा है। ये भी गांव का इलाका है, ये भी पेड़ ज्यादा है। और ये शहर है, बिल्डिंग्स है, पेड़ वगैरह है नहीं, तो यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, यहाँ ठंडक होती है। ये जो हीट आइलैंड बना हुआ है ना, आइलैंड टाइप का, इसको कम करता है जब ये पेड़ वगैरह लगते हैं। और खासकर शहरों में अगर पेड़ लग रहे हैं तो ये हीट आइलैंड कम हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये जो उठा हुआ एरिया ये शहर वाला इलाका है, ये गांव वाला इलाका है। अगर शहर में पेड़ लग रहे हैं तो ये जो हीट आइलैंड बना हुआ है, ये आइलैंड यानी हीट को दिखा रहा है, तो हीट आइलैंड कम होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कॉलोनी में पेड़ नहीं है, सिर्फ सड़क और कंक्रीट है, तो गर्मी ज्यादा लगती है। लेकिन जहाँ पार्क और पेड़ है, वहाँ तापमान कम रहता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार नेटिव स्पीसीज लगाए जाएंगे। नेटिव स्पीसीज क्या है? जो पौधे उस क्षेत्र के प्राकृतिक पौधे हों। एग्जाम्पल के लिए यूपी क्षेत्र में नीम, पीपल, बरगद, शीशम, ये सब। नेटिव स्पीसीज क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्थानीय क्लाइमेट में सरवाइव कर जाते हैं, कम पानी मांगते हैं और पक्षियों और जीवों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और प्लांटेशन ड्राइव में कौन कौन शामिल था? ठीक है, ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं था, इसमें वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन आर्मी, NDRF, CRPF, पुलिस, स्टूडेंट, वॉलेंटियर्स, स्थानीय लोग सब शामिल थे, सभी लोग थे। इससे कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल एफर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जनता की भागीदारी थी इसमें। एग्जाम्पल के लिए, अगर सिर्फ सरकार पेड़ लगाएगी तो इम्पैक्ट जो सीमित हो सकता है, लेकिन जब लोग भी शामिल होते हैं तो देखभाल बेहतर होता है और सर्वाइवल रेट बढ़ता है। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए रिसोर्स बचाए, इसे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, बाढ़ बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी,
लेकिन अगर लगातार प्लांटेशन होगा तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। गंगा के किनारे प्लांटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गंगा के किनारे पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन कम होता है। सॉइल इरोजन क्या है? मिट्टी का बह जाना। पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ कर रखती है। फ्लड कंट्रोल में मदद करता है। पेड़ क्या करता है? पानी ऑब्जर्व करते हैं, रन ऑफ कम करते हैं, इससे बाढ़ का खतरा घट जाता है। रिवर इकोलॉजी बेहतर होती है। नदी के आसपास पक्षी पक्षी जल जीव जो वेटलैंड होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। प्रीवियस रिकॉर्ड किसके पास है? प्रीवियस रिकॉर्ड किसके पास था? पहले ये रिकॉर्ड चीन के पास था। 2018 से चीन ये रिकॉर्ड होल्ड कर रहा था। अब वाराणसी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। इस इवेंट का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ये केवल रिकॉर्ड बनाने का मामला नहीं था, ये जुड़ा था क्लाइमेट चेंज से, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इन सबसे जुड़ा हुआ। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। एग्जाम्पल के लिए वृक्षारोपण करना, नदी संरक्षण करना, वेटलैंड बचाना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना, ये सब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरत पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देख लीजिए। टॉपिक जो था कौन था? वाराणसी। पौधे 2,51,446, समय 1 घंटा, स्थान सुजाबाद धोमरी, नदी गंगा, रिकॉर्ड पहले चीन के पास था, देश क्या है? अर्बन फॉरेस्ट बनाना। यह टॉपिक जुड़ेगा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, अर्बन फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल्पना करिए कि एक घर में गर्मी बढ़ रही है, हवा खराब है, धूल बहुत है। अब घर के आसपास पेड़ लगाए जाए, गार्डन बनाए जाए तो तापमान कम हो जाएगा, हवा साफ होगी, वातावरण अच्छा लगेगा। ठीक यही काम बड़े स्तर पर वाराणसी में किया गया। तो वाराणसी का ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और क्लाइमेट एक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला वृक्षारोपण अभियान किस शहर में आयोजित किया गया? वाराणसी में किया गया। वाराणसी में 1 घंटे में लगभग कितने पौधे लगाए गए? 2,51,446। तीसरा, यह वृक्षारोपण अभियान किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? सुजाबाद डोमरी। ये प्लांटेशन ड्राइव मुख्यतः किस नदी किनारे आयोजित किया? गंगा नदी। वाराणसी द्वारा तोड़ा गया पूर्व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश के पास था? चाइना के पास। अर्बन फॉरेस्ट का आशय क्या है? ऑप्शन बी, शहरों में विकसित हरित वन क्षेत्र। सातवां, इस वृक्षारोपण अभियान का आयोजन मुख्यतः किस संस्था द्वारा किया गया है? तो वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटिव स्पीसीज का उदाहरण है? तो नीम है। नेटिव स्पीसीज लगाने का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन सी, स्थानीय पर्यावरण में बेहतर अनुकूलन होता है, अडेप्टेशन बेहतर होता है। वृक्षारोपण, 10वां क्वेश्चन, वृक्षारोपण में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो तीनों लाभ होता है, भूक्षरण नियंत्रण, कार्बन अवशोषण और तापमान नियंत्रण। 11वां क्वेश्चन, हीट आइलैंड इफेक्ट का मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शहरों में तापमान वृद्धि से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न 12वां क्वेश्चन, मिट्टी का बह जाना, ऑप्शन बी। सॉइल इरोजन का अर्थ क्या है? मिट्टी का बह जाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास और पर्यावरणीय संरक्षण में संतुलन। ठीक है। प्रश्न 14, यह कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल एफर्ट था, ऑप्शन सी। और 15वां क्वेश्चन, वृक्षारोपण अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? हरित आवरण और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार करना, ऑप्शन बी। अगला टॉपिक देखिए, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एरोड्रोम लाइसेंस, जल्द ही उड़ानें होंगी शुरू। क्या न्यूज है ये? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में से एरोड्रोम लाइसेंस मिला है। और ये लाइसेंस जो है भारत की एविएशन अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने दिया है। तो ये भी याद रखिएगा। तो पहले एरोड्रोम क्या होता है ये समझिए। एरोड्रोम मतलब ऐसा स्थान जहां एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, लैंडिंग, पार्किंग, मेंटेनेंस हो सके, ठीक है, उसको कहा जाता है एरोड्रोम। तो सरल भाषा में एयरपोर्ट का टेक्निकल और लीगल टर्म है। एरोड्रोम लाइसेंस क्या होता है? डीजीसीए द्वारा दिया गया ऑफिशियल परमिशन है। इसका मतलब है कि अब एयरपोर्ट अब सुरक्षा मानकों, तकनीकी मानकों और संचालन नियमों को पूरा करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने नया स्कूल बनाया, लेकिन जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल ना मिले
तब तक स्कूल वो ऑफिशियली शुरू नहीं हो सकता। उसी तरह एयरपोर्ट बनने के बाद भी डीजीसीए का लाइसेंस जरूरी होता है। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत की सिविल एविएशन रेगुलेटर एजेंसी है। इसका काम है विमान सुरक्षा, पायलट रूल्स, एयरपोर्ट स्टैंडर्ड्स, एविएशन रेगुलेशन को नियंत्रित करना। इसका काम। एयरपोर्ट कहाँ है? स्थान है जेवर, जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। इसे कौन विकसित कर रहा है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी जो है जूरिस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सब्सिडरी है। पीपीई मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सरकार जमीन देती है, पॉलिसी बनाती है, प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, ऑपरेशन संभालती है। ये पीपीई का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो जेआर एयरपोर्ट में पीपीई कैसे है? गवर्नमेंट रोल क्या है? भूमि और नीति, अप्रूवल, कनेक्टिविटी। ये गवर्नमेंट का रोल है। प्राइवेट एजेंसी का क्या रोल है? एयरपोर्ट बनाना है, मैनेजमेंट देखेगा, इन्वेस्ट करेगा। आईसीएओ क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एक यूएन की एजेंसी है। आईसीएओ एक यूएन की एजेंसी है और इसका काम क्या है? दुनिया भर के सिविल स्टैंडर्ड बनाना, दुनिया भर के एविएशन स्टैंडर्ड बनाना। तो डीजीसीए ने लाइसेंस क्यों दिया? क्योंकि एयरपोर्ट जो है आईसीएओ स्टैंडर्ड, डीजीसीए सिविल एविएशन जो रिक्वायरमेंट्स है इनको पूरा कर रहा था। तो आईसीएओ को भी स्टैंडर्ड भी पूरा कर रहा है, भारत का जो डीजीसीए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहा है, इसलिए लाइसेंस मिल गया। तो सीएआर क्या होता है? सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। ये सेफ्टी जो एविएशन सेफ्टी रूल्स होते हैं। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का मतलब एविएशन सेफ्टी रूल होते हैं, जैसे रनवे स्टैंडर्ड, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, नेविगेशन सिस्टम, ये सब। ऑपरेशनल रेडीनेस क्या होती है? का मतलब ये है कि एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए तैयार है। और इसके लिए क्या क्या टेस्ट हुए हैं? कैलिब्रेशन फ्लाइट, ये विशेष एयरक्राफ्ट उड़ाकर नेविगेशन सिस्टम, रनवे इंस्ट्रूमेंट सब चेक किए जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर जो है ईसीजी मशीन टेस्ट करता है, वैसे ही एविएशन एक्सपर्ट एयरपोर्ट सिस्टम टेस्ट करते हैं। आईएलएस वैलिडेशन क्या है? आईएलएस का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, और ये पायलट को खराब मौसम, फॉग, लो विजिबिलिटी, इसमें सेफ लैंडिंग में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली एनसीआर में फॉग बहुत होती है, तो आईएलएस होने से फ्लाइट सेफर होगी और डिले कम होगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल, एयरपोर्ट में फायर रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट हैंडलिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इन सब की प्रैक्टिस करी है। और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है? ये भारत सरकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। उद्देश्य क्या है? ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को मजबूत करना। जेवर एयरपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम करता है। आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पहले बहुत क्राउडेड है। तो जेवर एयरपोर्ट क्या है? एनसीआर का सबसे दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, और जो इतना भीड़ लगा रहता है ना एक एयरपोर्ट, वो कम हो जाएगा। और वेस्टर्न यूपी की इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी यह एयरपोर्ट क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, टूरिज्म को बढ़ावा देगा। एग्जाम्पल के लिए जहाँ एयरपोर्ट बनता है, होटल्स बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती है और इंडस्ट्रीज आती है। ठीक है। आप देखिए यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजन का विकास, यानी यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करती है। ठीक है। तो एयरपोर्ट के आसपास क्या विकसित होगा? कुछ प्रोजेक्ट प्रपोज हुए हैं, जैसे फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हब, ये सब बनेंगे। फिल्म सिटी क्या है? फिल्म और मीडिया प्रोडक्शन हब, जैसे मुंबई फिल्म सिटी है वैसे ही एनसीआर में एक नया मीडिया हब बनाने की योजना बनी है। मेडिकल पार्क डिवाइस क्या होता है? ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल डिवाइसेज और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी, यानी मेडिकल से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी बनाना। अपैरल पार्क क्या है? टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री का क्लस्टर। ठीक। तो इसका फेडरलिज्म से क्या संबंध है? ये प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर के सहयोग से बन रहा है, इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण माना जा रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाएगा। इन्वायरमेंट कंसर्न भी है, तो इतने बड़े जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से लैंड एक्विजिशन इशूज, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कंसर्न भी उठते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट देख लीजिए। एयरपोर्ट क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर। जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। रेगुलेटर कौन है? डीजीसीए। फॉरेन पार्टनर कौन है? जूरिस एयरपोर्ट। मॉडल है पीपीई और अथॉरिटी ये YEIDA।
तो ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एविएशन सेक्टर, पीपीई मॉडल, रीजनल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कल्पना करिए कि एक शहर में एक ही बड़ा बस स्टैंड है और बहुत भीड़ है। एक शहर में एक ही बहुत बड़ा बस स्टैंड है और बहुत भीड़ है, और दूसरा मॉडर्न बस स्टैंड बनाया जाए तो भीड़ कम होगी, व्यापार बढ़ेगा और आसपास दुकानें खुलेंगी। ठीक वैसे ही जेआर एयरपोर्ट एनसीआर और वेस्टर्न यूपी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन होगा और मॉडर्न एविएशन इकोसिस्टम का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एरोड्रोम लाइसेंस किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये ऑप्शन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जेवर पे है। जेवर एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। एरोड्रोम लाइसेंस किन संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो डीजीसीए द्वारा। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन ए। आईसीएओ का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानक से। ऑप्शन ऑप्शन बी। आईसीएओ किस प्रकार की संस्था है? ये यूएन की विशेष एजेंसी है। ऑप्शन सी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड किस विदेशी कंपनी की सब्सिडियरी है? तो जूरिस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। पीपीई मॉडल का पूरा नाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीई मॉडल में सामान्यतः कौन सा तत्व शामिल होता है? ऑप्शन सी, सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग। क्वेश्चन 12, आईएलएस का फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। और आईएलएस का मुख्य उपयोग क्या होता है? कि खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग करवाना। ऑप्शन सी। कैलिब्रेशन फ्लाइट का उद्देश्य क्या होता है? नेविगेशन एवं एयरपोर्ट सिस्टम की जांच करना। ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राष्ट्रीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है? ऑप्शन बी, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और वाईआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास की अपेक्षा की जा रही है? फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, तीनों की जा रही है। ऑप्शन डी। 18वां क्वेश्चन देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम करना है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जो है कम करना है, भीड़ कम करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का असर क्या है? ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों का सहयोगात्मक कार्य। क्वेश्चन 20वां देखिए, डीजीसीए भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है। ठीक है, ये सही है, ये बी ऑप्शन सही है। अब ये देखिए टॉपिक, अगला टॉपिक, इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इन लखनऊ। क्या न्यूज है ये? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव क्या होता है? इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड ने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहा गया, और ये कॉन्क्लेव 7 मार्च 2026 को लखनऊ कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। लखनऊ कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, पब्लिक परसेप्शन और इंटरनेशनल इमेज को ध्यान में रखकर किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी देश पर साइबर अटैक हुआ है, अब सरकार को जनता को पैनिक से बचाना है, सही जानकारी देनी है, दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा उसको रोकना है, तो सरकार जो है प्लान कम्युनिकेशन करेगी और उसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये क्या सिर्फ बातचीत नहीं होती है, ये जुड़ा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से, मीडिया नैरेटिव से, नेशनल सिक्योरिटी से, डिप्लोमेसी से, पब्लिक ओपिनियन से, इन सबसे जुड़ी होती है। और कॉन्क्लेव क्यों आयोजित किया गया है? क्योंकि इंडियन आर्मी चाहती है कि भविष्य के युद्धों में केवल हथियार ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और नैरेटिव भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, इसीलिए आयोजित की गई थी। क्या थीम थी इसकी? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एज अ कैपेबिलिटी फॉर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस इन द इमर्जिंग इंफॉर्मेशन स्पेस, ये थीम थी, तो भूलिएगा मत। भविष्य की चुनौतियों के लिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को एक स्थायी क्षमता बनाना है, हिंदी में भी समझ लीजिए। इमर्जिंग इंफॉर्मेशन स्पेस क्या होता है? इसमें वर्ड आया था ना, इमर्जिंग इंफॉर्मेशन स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि आज युद्ध केवल जमीन, हवा, समुद्र तक सीमित नहीं रह गया है, अब ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई, साइबर स्पेस, डिजिटल नैरेटिव, ये भी युद्ध का हिस्सा बन गया। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फेक न्यूज फैलाकर देश में दंगे या पैनिक फैला दे तो बिना गोली चलाए भी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर महत्वपूर्ण हो गया है।
तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? जानकारी का उपयोग करके लोगों की सोच बदलना, कंफ्यूजन पैदा करना, प्रोपेगेंडा फैलाना, परसेप्शन कंट्रोल करना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रसिया यूक्रेन वॉर, इस युद्ध में क्या हुआ था? सोशल मीडिया, वीडियोस, नैरेटिव, साइबर कैंपेन्स ये बहुत महत्वपूर्ण रहे थे, और दुनिया की राय भी इंफॉर्मेशन कैंपेन से प्रभावित हुई थी, यानी ग्लोबल ओपिनियन। मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होते हैं? आधुनिक युद्ध जो है अब कई डोमेन में हो रहे हैं, जैसे लैंड पे हो रहा है, हवा में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, साइबर में हो रहा है, स्पेस में हो रहा है, इंफॉर्मेशन को लेके हो रहे हैं। तो ये डोमेन है। इन किन एरिया में भी युद्ध, इन इन एरिया में युद्ध हो रहा है। तो लैंड यानी सेना, एयर वायु सेना, सी नौ सेना, साइबर यानी हैकिंग, स्पेस सैटेलाइट हाईजैक करना, इंफॉर्मेशन में मीडिया और नैरेटिव फैलाना। एग्जाम्पल के लिए अगर युद्ध में सैटेलाइट जाम हो जाए, फेक न्यूज फैल जाए, साइबर अटैक हो जाए, तो ये बिना ट्रेडिशनल युद्ध के भी देश कमजोर हो सकता है। और वेपनाइजेशन ऑफ नैरेटिव्स क्या होता है? ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहानियों, सूचनाओं और नैरेटिव को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई देश फेक प्रोपेगेंडा फैलाए, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन करे और किसी देश की इमेज खराब करे, तो ये नैरेटिव जो है वेपनाइज कहलाएगा। ये वेपनाइजेशन ऑफ नैरेटिव कहलाता है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो देशों में तनाव है, एक देश फेक वीडियोस, एडिटेड स्पीचेस, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर दूसरे देश की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको खराब करे, और ये स्ट्रेटेजिक नैरेटिव वॉरफेयर है। समझ में आ गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने क्या कहा इसमें? उन्होंने कहा कि आज का जो बैटल स्पेस केवल फिजिकल नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में भी बन चुका है। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? मानव दिमाग और सोच से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। मतलब लोग क्या सोचते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, उनका परसेप्शन क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर सोशल मीडिया पर लगातार फेक एंटी नेशनल कंटेंट या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाए, तो लोगों की सोच प्रभावित हो जाती है। परसेप्शन शेप्स लेजिटिमेसी क्या है? क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर जनता किसी संस्था पर भरोसा करती है तो उसकी लेजिटिमेसी मजबूत होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर सेना की गलत फेक इमेज बनाई जाए तो पब्लिक ट्रस्ट कम हो सकता है, लेकिन सही कम्युनिकेशन ट्रस्ट बढ़ा देता है। इसमें कौन कौन शामिल थे? लगभग 500 पार्टिसिपेंट थे, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, डिप्लोमेट थे, मीडिया एक्सपर्ट थे, पॉलिसी स्पेशलिस्ट, ये सब शामिल हुए थे। रुचिरा कंबोज कौन है? रुचिरा कंबोज जो है भारत की पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रही हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। रुचिरा कंबोज। डॉक्ट्रिन बैक कैपेबिलिटी क्या होती है? डॉक्ट्रिन बैक कैपेबिलिटी क्या है? इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन केवल वोकेशनल एक्टिविटी ना हो, बल्कि ऑफिशियल डॉक्ट्रिन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बन जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेना युद्ध ट्रेनिंग, वेपन डॉक्ट्रिन ये सब बनाती है, वैसे ही कम्युनिकेशन डॉक्ट्रिन भी बने। फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य के युद्ध जो है एआई ड्रिवेन है, साइबर इनेबल्ड है और इंफॉर्मेशन सेंट्रिक हो सकते हैं। इसलिए देश को पहले से तैयार रहना होगा। तो ये किस किस टॉपिक से जुड़ेगा? नेशनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मीडिया एथिक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी और हाइब्रिड वॉरफेयर से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? जब मिलिट्री अटैक्स, साइबर अटैक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक प्रेशर सब एक साथ उपयोग हो, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। यानी मिलिट्री अटैक, साइबर अटैक, मिस इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक प्रेशर सब एक साथ उपयोग हो, ये हाइब्रिड वॉरफेयर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर साइबर अटैक हो रहा है, फेक न्यूज फैले, इकोनॉमिक टारगेट हो, इकोनॉमी को टारगेट किया जाए, बॉर्डर टेंशन हो, तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर कहलाता है। ठीक है। अब इस प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देख लीजिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव आयोजन, स्थान था लखनऊ, आयोजक कौन थे? इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड। टीम क्या थी? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करना था। कॉन्सेप्ट क्या था? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नैरेटिव वॉरफेयर, इस पे बात हो रही है। ये टॉपिक जुड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी, मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से। तो अब कल्पना करिए कि दो स्टूडेंट लड़ रहे हैं, एक स्टूडेंट सच बोलता है, लोगों को समझाता है, दूसरा फेक र्यूमर्स फैलाता है। अगर लोग र्यूमर्स पर विश्वास कर लेंगे तो बिना लड़ाई जीता जा सकता है। अगर लोग र्यूमर्स पर विश्वास कर लेंगे तो बिना लड़ाई किए ही जीता जा सकता है। तो ठीक यही चीज जो है मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में होती है, कि बिना हथियार उठाए ही देश को तबाह कर दिया जाए, केवल फेक न्यूज फैला फैला के आपस में ही लड़के खत्म कर लेंगे एक दूसरे। समझ में आया? तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव क्या दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में केवल टैंक्स, मिसाइल नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, नैरेटिव और डिजिटल इन्फ्लुएंस भी उतने ही शक्तिशाली हथियार बन चुके हैं। एग्जाम क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन बी, लखनऊ में किया गया है।
प्रश्न 2, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किसने किया है? तो सेंट्रल कमांड, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने किया, ऑप्शन सी। या कॉन्क्लेव किस तिथि का आयोजित किया है? 17 मार्च 2026 को, ऑप्शन सी। प्रश्न 4, कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के किस स्थान पर हुआ है? सूर्या ऑडिटोरियम में। प्रश्न 5, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप प्रभावी संचार। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है? पब्लिक परसेप्शन, नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तीनों से जुड़ा हुआ है। 7वां, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, जानकारी और नैरेटिव का रणनीतिक उपयोग करना। प्रश्न 8, वेपनाइजेशन ऑफ नैरेटिव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, कहानी और सूचनाओं को हथियार की तरह उपयोग करना। और प्रश्न 9, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में निम्नलिखित में से कौन से डोमेन शामिल हो सकते हैं? लैंड, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन, चारों हो सकते हैं। प्रश्न 10, कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, मानव सोच और परसेप्शन से। प्रश्न नंबर 11, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदया सेनगुप्ता किस पद पर है? ऑप्शन बी, जीओसी इन सी सेंट्रल कमांड। प्रश्न 12, परसेप्शन शेप लेजिटिमेसी का क्या मतलब है? ऑप्शन बी, जनता की धारणा संस्थाओं की वैधता को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 13, भारत की पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कौन रही है? तो रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी। हाइब्रिड वॉरफेयर में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है? साइबर अटैक, मिस इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री ऑपरेशन। तो 1 2 3 4 सब। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक इंफॉर्मेशन स्पेस का भाग माना जाता है? तो सोशल मीडिया, साइबर स्पेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सभी। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्ट्रिन बैक कैपेबिलिटी का आशय क्या है? ऑप्शन सी, संस्थागत और आधिकारिक रणनीतिक क्षमता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव मुख्यतः किस क्षेत्र में से संबंधित है? ऑप्शन बी, आंतरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, सूचना और परसेप्शन आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 9, साइबर वॉरफेयर का संबंध किससे है? इंटरनेट एवं डिजिटल नेटवर्क पर हमले से, ऑप्शन बी। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का उद्देश्य, मुख्य संदेश क्या है था? ऑप्शन बी, भविष्य के युद्धों में मिस इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव की भूमिका होगी, ये होगा। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखिए, डीप इन मर्डर्स, साइबर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पाइक इन 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट। क्या न्यूज है ये खबर बोल रही है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुसूचित जातियों यानी एससी को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश या उपयोग से रोकने के कुल 180 मामले दर्ज हुए। ठीक है, इनमें 173 मामले केवल उत्तर प्रदेश में थे, यानी 180 मामला दर्ज हुआ है और उसमें से 173 केवल उत्तर प्रदेश में हुआ है, यानी 96 मामले यूपी से आए एससी। तो पब्लिक स्पेस डिनाइड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। इसका मतलब ये कि कुछ लोग जो है उनकी जाति के कारण मंदिर में जाने से रोकना, गांव के कुंड या हैंडपंप से पानी लेने से रोकना, सामुदायिक भवन उपयोग करने से रोकना, शादी स्थल हो गया, सड़क, दुकान, शमशान आदि में प्रवेश रोकना, ये सब। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गांव में सार्वजनिक कुआं है, वह सभी लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन क्या है कुछ लोग ऐसी समुदाय के व्यक्ति को कहेंगे कि तुम यहाँ पानी नहीं भर सकते, तो ये क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और डिनायल ऑफ एक्सेस टू द पब्लिक स्पेस, ये माना जाएगा। SC/ST एक्ट क्या है? इसका पूरा फुल फॉर्म है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये कानून क्या है? SC/ST समुदायों को अत्याचार, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया। जो इनके साथ हिंसा होती है, अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए बनाया गया। एट्रोसिटी क्या होती है? एट्रोसिटी का मतलब है किसी कमजोर या संरक्षित समुदाय पर गंभीर अन्याय या अत्याचार। एग्जाम्पल के लिए जाति सूचक गाली देना, जमीन कब्जा कर लेना, सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगाना, सामाजिक बहिष्कार करना, मारपीट करना, ये सब। तो ये कानून क्यों जरूरी पड़ा है? क्योंकि भारत में ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार रहा है, इसलिए संविधान और कानूनों के माध्यम से प्रोटेक्शन दिया गया। संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 14, सभी को कानून के सामने समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध किया गया है। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का समाप्त करना, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर भी समस्या क्यों बनी हुई है? क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि कानूनी सुरक्षा के होने के बावजूद सोशल एक्सक्लूजन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल बाइकआउट अभी भी मौजूद है। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? जब किसी समूह को समाज से अलग कर दिया जाए, सार्वजनिक सुविधाओं से दूर रखा जाए,
तो उसे सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति को गांव के मंदिर में प्रवेश न मिले, बार बार सर्विस न मिले, सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल न होने दिया जाए, तो उसे ये सोशल एक्सक्लूजन है। ये सोशल बाइकआउट क्या है? जब पूरे समुदाय को समाज से अलग कर दिया जाए, आर्थिक सामाजिक संबंध तोड़ दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर गांव में कहा जाए कि अगर इस परिवार से सामान नहीं खरीदेगा, ठीक है, अगर गांव में ऐसा कह दिया जाए कि कोई इस परिवार से सामान नहीं खरीदेगा, ये सोशल बाइकआउट है। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड भारत की क्राइम डेटा एजेंसी है। ये क्या है? अपराधों का रिकॉर्ड रखती है, एनुअल रिपोर्ट जारी करती है। एनसीआरबी रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरकार और पॉलिसी मेकर क्राइम ट्रेंड, सोशल इशूज, लॉ इन्फोर्समेंट गैप को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट गैप क्या होता है? इसका मतलब है कि कानून तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर SC/ST एक्ट मौजूद है लेकिन FIR दर्ज न हो, पुलिस कार्रवाई धीमी हो, आरोपी बच जाए, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट गैप कहलाता है। यूपी में ज्यादा मामले चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट संकेत देती है कि कास्ट हायरार्की, ग्रामीण सामाजिक संरचना, सामाजिक बहिष्कार, जागरूकता की कमी, ये ऐसे कारण प्रभाव डाल रहे हैं। एक बात देखिए, ज्यादा केस ज्यादा केसेस का मतलब हमेशा ज्यादा क्राइम ही नहीं होगा, ये भी समझना है। ये ध्यान में रखिए कि ज्यादा केसेस होने का मतलब ज्यादा क्राइम नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी रिपोर्टिंग बढ़ना, अवेयरनेस बढ़ाना, FIR रजिस्ट्रेशन बेहतर होना भी कारण हो सकते हैं। तो पब्लिक सर्विसेज और कम्युनिटी फैसिलिटीज क्या है? पब्लिक सर्विस जैसे पानी, सड़क, सरकारी स्कूल, अस्पताल। ये कम्युनिटी फैसिलिटीज में पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, शमशान, मंदिर, खेल मैदान, ये सब। ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जुड़ा है ह्यूमन राइट से, सोशल जस्टिस से, इक्वालिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? संविधान के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, न्याय का पालन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज दी गई है संविधान में, उनका पालन करना। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखिए, रिपोर्ट क्या है? क्राइम इन इंडिया 2023, एजेंसी एनसीआरबी। लॉ क्या है? SC/ST एक्ट 1989, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14, 15, 17। और इशू क्या है? डिनायल ऑफ एक्सेस टू द पब्लिक स्पेस। तो टॉपिक जुड़ेगा सोशल जस्टिस से, वनरेबल सेक्शन से, फंडामेंटल राइट से, इक्वलिटी से, स्टाफ डिस्क्रिमिनेशन से, ह्यूमन राइट से। तो कल्पना करिए कि एक स्कूल में प्लेग्राउंड है और सभी बच्चों के लिए है, लेकिन कुछ बच्चों को कहा जाए कि तुम यहाँ नहीं खेल सकते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक उसी तरह जब सार्वजनिक सुविधाओं से किसी समुदाय को रोका जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ये मुद्दा क्या है? हमें याद दिलाता है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच बदलना, जागरूकता लाना, समान व्यवहार करना और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान, समानता और सार्वजनिक जीवन में बराबरी का अधिकार देता है। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर SC समुदाय को प्रवेश से वंचित करने के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में किए गए। प्रश्न 2, ये आंकड़े किस संस्था की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट से संबंधित है? तो NCRB से है। NCRB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1989। SC/ST एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? SC/ST के विरुद्ध अत्याचार रोकना है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है? सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश रोकना, जाति सूचक अपमान, सामाजिक बहिष्कार, तीनों, सभी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है? आर्टिकल 15। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 में है। सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? समाज से अलग या बहिष्कृत करना, ऑप्शन बी। सोशल बाइकआउट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक संबंध समाप्त करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक स्पेस का उदाहरण है? पंचायत भवन, सार्वजनिक कुआं, सामुदायिक केंद्र, तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, कानून के समक्ष सभी की समान स्थिति होना। क्वेश्चन 15, SC/ST एक्ट मुख्यतः किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार से। 16 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से रोकना। लॉ इन्फोर्समेंट गैप का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, कानून का कमजोर क्रियान्वयन होना। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है? ऑप्शन ए, जातिगत भेदभाव से जुड़ा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, संविधान के मूल्यों एवं सिद्धांतों का पालन करना।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, एनसीआरबी भारत की अपराध संबंधी आंकड़े जारी करने वाली संस्था। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखिए, प्रोजेक्ट गंगा। क्या है प्रोजेक्ट गंगा? गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। व्हाट इज प्रोजेक्ट गंगा? चलिए देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट गंगा। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा ग्रुप के साथ मिलकर हिंदुजा ग्रुप प्रोजेक्ट गंगा नाम की एक बड़ी डिजिटल कनेक्टिविटी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में डिजिटल डिवाइड कम करना है और गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। समझ में आ गया? इतना याद रखिएगा, प्रोजेक्ट गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और MOU साइन हुआ है। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो पक्षों के बीच सहयोग, योजना, जिम्मेदारियों को लेकर एक औपचारिक समझौता होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक स्कूल और एक कंपनी मिलकर कंप्यूटर लैब खोलना चाहते हैं, तो वे पहले क्या करेंगे? वे पहले कौन क्या करेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या लक्ष्य होगा, ये तय करते हैं। इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसने किया है? उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने, STS। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने, और वन OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड ने, यानी हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन की जो है ब्रॉडबैंड कंपनी के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 20 लाख घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना अगले 2-3 वर्षों में। ब्रॉडबैंड क्या होता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। एग्जाम्पल के लिए फाइबर इंटरनेट, फास्ट वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ये सब। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब है उन लोगों के बीच अंतर जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट है और जिनके पास नहीं है। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं, ये तो डिजिटल डिवाइड। एग्जाम्पल के लिए शहरों में ऑनलाइन प्लस चल रहा है, फास्ट इंटरनेट है, डिजिटल पेमेंट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन गांव में नेटवर्क कमजोर है, इंटरनेट महंगा है, डिजिटल अवेयरनेस कम हो सकती है। तो यही डिजिटल डिवाइड है। प्रोजेक्ट गंगा किन क्षेत्रों पर फोकस करेगा? विशेष रूप से रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं? भारत सरकार द्वारा पहचाने गए ऐसे जिले जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार कमजोर है और जिन्हें तेजी से डेवलप करना है, वो होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए श्रावस्ती, यूपी के जो कुछ जिले हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सब। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी कम होती है, डेवलपमेंट चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, और इंटरनेट पहुंचने से क्या होगा? एजुकेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से कितनी जॉब बनेगी? रिपोर्ट के अनुसार जो है 1 लाख से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्या है? डायरेक्ट जॉब जैसे इंटरनेट टेक्नीशियन, नेटवर्क इंजीनियर, कस्टमर सपोर्ट, ये सब। इनडायरेक्ट जॉब में दुकानदार, डिलीवरी सर्विसेज, लोकल बिजनेसेस, ये स्टार्ट हो सकते हैं। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर क्या होंगे? DSPs क्या होंगे? ये प्रोजेक्ट जो है 8,000 से 10,000 युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ट्रेन करेगा। DSPs क्या करेंगे? वे गांव स्तर पर इंटरनेट सर्विसेज, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट्स, ई गवर्नेंस सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए, गांव में कोई व्यक्ति आधार अपडेट, ऑनलाइन स्कॉलरशिप, KYC, सरकारी योजना आवेदन करना चाहता है, तो DSP उसकी मदद करेगा। न्याय पंचायत लेवल क्या होता है? गांव के छोटे प्रशासनिक क्लस्टर तक, मतलब इंटरनेट सर्विस गांव तक पहुंचाई जाएगी। जेंडर इंक्लूसिविटी तो इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि 50% वुमेन पार्टिसिपेशन होगा। इसका महत्व क्या है? कि अगर महिला डिजिटल इंटरप्रेन्योर बने तो आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और वुमेन एम्पावरमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर गांव की महिला ब्रॉडबैंड सर्विस सेंटर चलाएं, ऑनलाइन सर्विसेज दे, तो इनकम बढ़ेगी और डिजिटल लिटरेसी बढ़ती है। ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट, डिजिटल बनाना। एग्जाम्पल के लिए, ऑनलाइन राशन कार्ड, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, ये सब। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस को बढ़ाना है। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट से गांव में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन, ई-कॉमर्स बढ़ेंगे। टेलीमेडिसिन क्या होता है? डॉक्टर से जो है इंटरनेट वीडियो कॉल के माध्यम से इलाज पाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर गांव में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो शहर के डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं हम। ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा क्या होगा? रिमोट लर्निंग, डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग गांव तक पहुंचेंगे। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के जरिए खरीदना बेचना। गांव का जो आर्टिसियन है अपने प्रोडक्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचेगा आराम से। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होगा? लोगों का इनकम, स्किल, रोजगार देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा? हिंदुजा ग्रुप जो है टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा इसको, सारी चीजें।
तो ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और गवर्नेंस सबसे जुड़ चुकी है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? गंगा। स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पार्टनर कौन सा है? हिंदुजा ग्रुप। और टारगेट क्या रखा गया कि 20 लाख हाउस होल्ड। फोकस क्या है? रूरल ब्रॉडबैंड। ये याद रखिएगा, रूरल ब्रॉडबैंड इसका टारगेट है। और डीएसपी ट्रेनिंग 8 से 10,000 यूथ। ये टॉपिक जुड़ेगा डिजिटल इंडिया से, रूरल इंडिया से, ई गवर्नेंस से, डिजिटल इंक्लूजन से, स्किल डेवलपमेंट से, वुमेन एम्पावरमेंट से, इन सब चीजों से। तो कल्पना करिए कि गांव में सड़क नहीं हो तो विकास रुक जाता है। तो आज के समय में इंटरनेट भी डिजिटल रोड बन चुका है। जहाँ इंटरनेट पहुंचता है वहाँ एजुकेशन, जॉब, बिजनेसेस, गवर्नमेंट सर्विसेज सब पहुंचने लगते हैं। तो प्रोजेक्ट गंगा केवल इंटरनेट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि डिजिटल इंक्लूजन, रूरल एम्पावरमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन, ई गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने की एक पहल मानी जा रही है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट गंगा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस समूह के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? हिंदुजा ग्रुप। ऑप्शन डी। एमओयू का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 4, प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, प्रोजेक्ट गंगा के अंतर्गत अगले 2-3 वर्षों में लगभग कितने हाउस होल्ड को हाई स्पीड इंटरनेट देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 20 लाख। ऑप्शन सी। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? डिजिटल तकनीक तक पहुंच में असमानता होना। ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट गंगा विशेष रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? ग्रामीण क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, आकांक्षी जिले, सीमा जिले, तो 1, 2, 3, 4 सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है? तो श्रावस्ती है, बी ऑप्शन। प्रोजेक्ट गंगा के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को किस नाम से जाना जाएगा? तो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, डीएसपी इससे। ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट गंगा के तहत लगभग कितने युवाओं को डीएसपी के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 8 से 10,000। ऑप्शन सी, 8,000 से 10,000। प्रश्न 11, प्रोजेक्ट गंगा में महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य कितना रखा गया? 50%। ऑप्शन डी। ई गवर्नेंस का संबंध किससे है? डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई गवर्नेंस का उदाहरण है? ऑनलाइन प्रमाण पत्र, ई डिस्ट्रिक्ट सेवा, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, तो ऊपर सभी। प्रश्न नंबर 14, टेलीमेडिसिन का अर्थ क्या होता है? ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श लेना। ऑप्शन बी। ई कॉमर्स का संबंध किससे है? ऑनलाइन खरीद बिक्री से। ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट गंगा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूत करने में सहायक माना जा रहा है? तो ऑप्शन सी, डिजिटल इंडिया को। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का उदाहरण है? ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट, हाई स्पीड वाईफाई और फाइबर नेटवर्क, तो सभी। प्रोजेक्ट गंगा का एक प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, टेलीमेडिसिन का विस्तार करना, ग्रामीण ई कॉमर्स का विकास करना, तो तीनों सभी का। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का असर क्या है? ऑप्शन बी, लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट गंगा का संबंध ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी से है, तो ऑप्शन बी। अगला कोई टॉपिक देखिए, दिल्ली फरीदाबाद से मिनटों में पहुंचेगा नोएडा एयरपोर्ट, बन रहा है 10 लेन का नया एक्सप्रेसवे, आगरा जाना भी होगा आसान। क्या न्यूज है? फरीदाबाद जेयर एयरपोर्ट एलिवेटेड कॉरिडोर क्या है? भारत सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। और ये एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, एलिवेटेड। अब एलिवेटेड कॉरिडोर क्या होता है? एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब ऊंचाई पर बना हाईवे रोड। ऊंचाई पर बना हुआ हाईवे रोड मतलब सड़क जो है जमीन के ऊपर पिलर पे बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मेट्रो ट्रैक जो है ऊपर बना होता है, वैसे ही एलिवेटेड रोड भी ऊपर बनाई जाती है, पिलर्स पे बनाई जाती है। तो एलिवेटेड रोड क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन कम हो, सिग्नल फ्री मूवमेंट मिले और तेज यात्रा हो सके। इस प्रोजेक्ट में क्या बनने वाला है? 11 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे, और ये फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देगा। तो ये रोड कहाँ से जुड़ेगी? ये कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पावर यानी सेक्शन 65 फरीदाबाद से होकर शुरू होगा, से शुरू होकर जेवर एयरपोर्ट तक जाने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्पाउर सेक्शन 65 फरीदाबाद से शुरू होकर जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। स्पाउर क्या होता है? मुख्य हाईवे से निकलने वाला छोटा सा कनेक्टिंग रूट। स्पूर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्पूर। स्पूर क्या है कि हाईवे से निकलने वाला छोटा सा कनेक्टिंग रूट। मान लीजिए कि एक बड़ा हाईवे है और उससे एयरपोर्ट तक जाने वाली अलग रोड निकलती है, तो उसे स्पूर रोड कहते हैं।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्या है? एक सेकेंड। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का एक बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है और ये दिल्ली से मुंबई को हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी देता है। और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? 3,630.77 करोड़। और ये 31.42 किलोमीटर कनेक्टिविटी कॉरिडोर की रिवाइज कॉस्ट है। हरियाणा गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? 11 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन के लिए लगभग 450 करोड़ देगी। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या है? सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण कमेटी है और ये बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मंजूरी देती है। और इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। फरीदाबाद से जेआर एयरपोर्ट पहले ज्यादा समय लगता था, अब क्या है, केवल 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, इतने समय में पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर एयरपोर्ट तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था तो बिजनेस ट्रैवल और कार्गो मूवमेंट धीमे होते हैं। लेकिन फास्ट कॉरिडोर बनने से फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा और लॉजिस्टिक तेज हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये भारत की एक एजेंसी है, भारत की एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट एजेंसी है। और ये हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? एचएएम का है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है। इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट कुछ फंडिंग देती है, बाकी भुगतान समय के साथ बाद में करती है। प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्रोजेक्ट बनाती है और मेंटेनेंस का काम देखती रहती है प्रोजेक्ट का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सरकार हाईवे बनवाना चाहती है लेकिन पूरा पैसा तुरंत नहीं देना चाहती, तो प्राइवेट कंपनी पहले रोड बनाती है, फिर सरकार धीरे धीरे पेमेंट करती है। मान लीजिए कंपनी ने रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, अब उसमें से टोल वसूला जा रहा है, अब वो टोल का पैसा कुछ हिस्सा जो है प्राइवेट कंपनी को एक समय पर दिया जा रहा है। तो ये इनविटी मॉडल है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन क्या है? ये प्रोजेक्ट रोड मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है रोड, रेल, एयरपोर्ट को जोड़ता है। इसे जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कहते हैं। मल्टी मॉडल जब भी बोला जाए तो उसमें हो सकता है रोड, रेल, एयरपोर्ट बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता हो या बहुत सारी चीजों से चले। जैसे कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो एक कालाधान प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मल्टी मॉडल है, पानी से भी, जमीन से भी जाने वाला। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फैक्ट्री का सामान जो है ट्रक से रोड तक, फिर फ्रेट कॉरिडोर तक, फिर एयरपोर्ट तक जल्दी पहुंचे तो एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? विशेषकर रेल कॉरिडोर जो सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाया जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाता है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है? ये इंटीग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इनिशिएटिव है। उद्देश्य क्या है कि रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट को एक साथ कनेक्ट करना है। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है? सामान को ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन करने की पूरी व्यवस्था को लॉजिस्टिक सेक्टर बोलते हैं। वेयर हाउसिंग क्या है? जो बड़े स्टोरेज सेंटर जहां सामान रखा जाता है। वेयर हाउसिंग क्या है? बड़े स्टोरेज सेंटर। और इस कॉरिडोर से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? फरीदाबाद, पलवाल, जेवर रीजन ये इंडस्ट्रियल हब है और फास्ट कनेक्टिविटी से इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और वेयर हाउस बनेंगे, जॉब बढ़ेंगी। कार्गो हब क्या होता है? ऐसा ट्रांसपोर्ट सेंटर जहां गुड्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का बड़ा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट हो। ठीक है। और यमुना एक्सप्रेसवे क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा और आगरा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए बनाया गया एक बाईपास एक्सप्रेसवे। और इंटरचेंज क्या होता है? जहां दो हाईवे या एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट होते हैं तो इंटरचेंज कहते हैं। और यहाँ ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जुड़ा है एनसीआर कनेक्टिविटी के, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से, इकोनॉमिक कॉरिडोर से, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी से, रीजनल डेवलपमेंट से, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स फैक्ट देखिए, प्रोजेक्ट क्या है? फरीदाबाद जेवर एलिवेटेड कॉरिडोर। लेंथ क्या है? 11 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच। एजेंसी एनएचएआई, मॉडल है एचएएम और एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। और कॉस्ट क्या है? 3,630.77 करोड़। इतना पैसा लगना है। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, लॉजिस्टिक्स से, इकोनॉमिक कॉरिडोर से, पीएम गति शक्ति से, ट्रिपल पी मॉडल से, रीजनल कनेक्टिविटी से। तो कल्पना करिए कि एक बड़े मॉल कल्पना करिए कि एक मॉल तक जाना है। एक बड़े मॉल तक जाने वाली सड़क जो है हमेशा जाम रहती है। अब ऊपर से डायरेक्ट फ्लाईओवर बना दिया जाए तो ट्रैफिक कम होगा, लोग जल्दी पहुंचेंगे और आसपास बिजनेस बढ़ेगा। ठीक यही काम एलिवेटेड कॉरिडोर करेगा। तो फरीदाबाद जेवर एलिवेटेड कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि एनसीआर इंटीग्रेशन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी,
लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव मानी जा रही है। समझ में आया? पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्वीकृत फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एलिवेटेड कॉरिडोर किस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन बी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। और क्वेश्चन दूसरा, एलिवेटेड कॉरिडोर किस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। फरीदाबाद किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। ऑप्शन सी। एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? 11 किलोमीटर। यह पांचवा क्वेश्चन, यह कॉरिडोर किस एक्सप्रेसवे स्पूर से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ऑप्शन बी। स्पूर का अर्थ क्या होता है? मुख्य मार्ग से निकलने वाला संपर्क मार्ग। ऑप्शन डी। सातवां क्वेश्चन, इस परियोजना की रिवाइज टोटल कैपिटल कॉस्ट कितनी स्वीकृत की गई है? तो 3630.77 करोड़। ऑप्शन सी। आठवां क्वेश्चन, 11 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए देने की सहमति दी है? तो 450 करोड़। इस परियोजना के लागू होने के बाद फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक यात्रा समय लगभग कितना रह जाएगा? 20 से 25 मिनट। 10वां क्वेश्चन, इस परियोजना का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो एनएचएआई। ऑप्शन सी। नेशनल एनएचएआई का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 12, यह परियोजना किस मॉडल के अंतर्गत लागू किया गया? तो एचएएम मॉडल याद रखिएगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है और उसमें भी एचएएम मॉडल है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी। एचएएम का फुल फॉर्म क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मोड। हाइब्रिड एन्युटी मोड मुख्यतः किससे संबंधित है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन सी। विभिन्न परिवहन माध्यमों का एकीकरण से। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? माल ढुलाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, यह परियोजना किस राष्ट्रीय योजना का उदाहरण मानी गई है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ऑप्शन सी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी। दिल्ली के ट्रैफिक दबाव को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास एजेंसी। फरीदाबाद जेवर कॉरिडोर का मुख्य आर्थिक लाभ क्या माना जा रहा है? तो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा। ऑप्शन डी। अगला टॉपिक देखिए, साथी कोचिंग पोर्टल क्या है? ये साथी पोर्टल क्या है? भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सारथी पोर्टल शुरू किया है। सारथी पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो ये क्या है? फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है साथी पोर्टल। आईआईटी कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? उन छात्रों की मदद करना है जो महंगी कोचिंग फीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, खासकर रूरल स्टूडेंट, गांव में जो छात्र हैं, इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक छात्र जो गाँव में रह रहा है और उसके पास कोटा या दिल्ली कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है, दिल्ली में पैसा भरने के लिए दिल्ली कोचिंग में पैसा भरने का पैसा ही नहीं है उसके पास कोचिंग्स में, लेकिन उसके पास मोबाइल और इंटरनेट है। अब साथी पोर्टल पर फ्री लेक्चर्स है, टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है, मेंटरशिप मिल सकती है बिल्कुल फ्री में। और ये पोर्टल किन एग्जाम्स के लिए है? शुरुआत में जेई और नीट के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है जेई, नीट, सीयूईटी, एसएससी, आईपीपीएससी, आईसीआर, क्लैट, आरआरबी सबके लिए। तो जेई क्या है? इंजीनियरिंग के लिए, नीट मेडिकल के लिए, सीयूईटी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, एसएससी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आईपीपीएस बैंकिंग के लिए, और आईसीआर जो है एग्रीकल्चर के लिए, और क्लैट जो है लॉ के लिए, आरआरबी रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब हर छात्र को क्वालिटी एजुकेशन फ्री में ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। एजुकेशनल इक्विटी क्या होती है? एजुकेशन में समान अवसर देना। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक अमीर छात्र है 2 लाख की कोचिंग ले सकता है, लेकिन गरीब स्टूडेंट नहीं ले सकता है, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो साथ ही इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसमें पढ़ाई कौन तैयार करता है? कंटेंट तैयार करते हैं आईआईटी, आईआईएससी, एम्स जैसी संस्थाओं के फैकल्टी एक्सपर्ट, मतलब ये लोग तैयार करते हैं इसको। आईआईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत का एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आईआईएससी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत का प्रमुख साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारत के प्राइमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? पोर्टल में हिंदी, इंग्लिश और 12 रीजनल लैंग्वेज उपलब्ध है, केवल हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, और भी लैंग्वेज है। इसका फायदा क्या है? लैंग्वेज बैरियर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टूडेंट इंग्लिश में कमजोर है तो वह हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कैसे जुड़ा हुआ है?
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि शिक्षा इंक्लूसिव होनी चाहिए, मातृभाषा और रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिले और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े। तो साथ ही इसी विजन को सपोर्ट कर रहा है। एआई बेस्ड एनालिटिक्स क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पोर्टल क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्टूडेंट की वीक एरिया को पहचानता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मैथ में वीक है लेकिन फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है, एआई क्या करेगा? मैथ प्रैक्टिस ज्यादा देगा, टारगेटेड लेक्चर सजेस्ट कर देगा आपको। पर्सनलाइज्ड, ये जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहलाता है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से गाइडेंस मिले। और सॉल्व विथ मी सेशन क्या है? इंटरेक्टिव क्लासेस जहाँ पे टीचर जो है लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग क्या है? स्टूडेंट क्या करता है? रियल टाइम में डाउट पूछ सकते हैं। टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। मेंटरशिप क्यों महत्वपूर्ण है? कि आईआईटी और एम्स एलिमनी यानी मोटिवेशन, स्ट्रेटेजी, करियर गाइडेंस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टूडेंट जो है एग्जाम स्ट्रेस में है, स्ट्रेटेजी नहीं समझ पा रहा है, तो मेंटर्स मदद करते हैं। क्रैश कोर्स क्या होता है? कम समय में इंटेंसिव रिवीजन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कराने वाला एक कोर्स है। एग्जाम्पल के लिए, जेई मेन 2026 के लिए 40 दिन ऑनलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई क्या है? डीपीआई मतलब ऐसा डिजिटल सिस्टम जो बड़े स्केल पर पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाया जाए। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, एग्जाम्पल देखिए, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर। साथ ही आधार क्या है? आइडेंटिटी। यूपीआई डिजिटल पेमेंट होता है। डिजी लॉकर डिजिटल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। साथ ही पोर्टल क्या है? डिजिटल एजुकेशन के लिए। तो एसडीजी 4 क्या है? एसडीजी 4 क्या कहता है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से जुड़ा हुआ है, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। उद्देश्य क्या है? सभी को अच्छी शिक्षा मिले। तो एसडीजी 4 क्या है? इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इस पे जोर देता है। यानी क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है एसडीजी 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये पोर्टल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कोचिंग इनक्वालिटी को कम कर सकता है, रूरल स्टूडेंट को एम्पावर कर सकता है, अफोर्डेबल एजुकेशन बढ़ा सकता है और डिजिटल इंडिया को मजबूत करता है। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट क्या है? कि पोर्टल साथी है डेवलप विद आईआईटी कानपुर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जुड़ा हुआ है इससे, और नेचर इसका फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और सपोर्ट क्या है? जेई, नीट, सीयूटी, एसएससी और भी एग्जाम्स है, उनसे जुड़ा हुआ है। लिंक पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। ये टॉपिक जुड़ता है डिजिटल एजुकेशन से, एजुकेशनल इक्वालिटी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, एआई इन एजुकेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से। एग्जाम्पल समझिए, कल्पना करिए कि पहले जो है अच्छी कोचिंग केवल बड़े शहरों में होती थी, अब साथ ही ऐसा है जैसा पूरी आईआईटी लेवल कोचिंग मोबाइल फोन में आ गई। साथ ही पोर्टल केवल एक एजुकेशन ऐप नहीं है, बल्कि डिजिटल इंक्लूजन, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, एआई इनेबल्ड लर्निंग और एजुकेशनल क्वालिटी की दिशा में भारत की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है, साथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न 2, साथी पोर्टल को किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर। साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ऑप्शन बी। साथी पोर्टल मुख्यतः किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी, गुणवत्ता प्रवेश परीक्षा तैयारी को सुलभ बनाना। प्रश्न 5, साथी पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन सी, कंप्लीटली फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्रश्न 6, साथी पोर्टल शुरुआत में किन परीक्षाओं के लिए शुरू किया गया था? जेई और नीट के लिए केवल। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा साथी पोर्टल में शामिल की गई? सीयूटी, एसएससी, आईबीपीएस, क्लैट, चारों की गई। साथी पोर्टल का कंटेंट किन संस्थानों के फैकल्टी द्वारा तैयार किया गया है? तो आईआईटीएस, आईआईएससी और एम्स, ऑप्शन बी। आईआईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। साथी पोर्टल में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट का उद्देश्य क्या है? भाषाई समावेशन, लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी। 11वां क्वेश्चन, साथी पोर्टल की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराता है? तो 12। साथी पोर्टल किस राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 13वां क्वेश्चन, एआई बेस्ड एनालिटिक्स का उपयोग साथी पोर्टल में किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी, छात्र की कमजोर और मजबूत क्षेत्रों की पहचान के लिए। और 14वां क्वेश्चन, पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब क्या है? कि छात्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन देना, ऑप्शन बी। सॉल्व विद पीस सेशन किससे संबंधित है? इंटरेक्टिव लर्निंग सेशन से। साथी पोर्टल पर लाइव डाउट क्लियरिंग सुविधा जो है सामान्यतः किस समय उपलब्ध होती है? तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ऑप्शन सी। क्रैश कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन बी, कम समय में इंटेंसिव प्रिपरेशन। प्रश्न नंबर 18, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, सार्वजनिक हित हेतु स्केलेबल डिजिटल सिस्टम। एसडीजी 4 का संबंध किससे है? क्वालिटी एजुकेशन से। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
साथ ही पोर्टल एजुकेशनल इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी। अगला टॉपिक, विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। चलिए क्या न्यूज है देखिए। खबर है कि वर्ल्ड बैंक जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश की एयर क्वालिटी सुधारने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। और उद्देश्य क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करना है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है, रोजगार बढ़ाना है और क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना एयर क्वालिटी क्या होती है। एयर क्वालिटी का मतलब हवा कितना साफ या प्रदूषित है। अगर हवा में धूल, धुआं, टॉक्सिक गैस और PM2.5 पार्टिकल ज्यादा हो तो एयर क्वालिटी खराब मानी जाती है। PM2.5 क्या होता है? ये बहुत छोटे पॉल्यूशन पार्टिकल होते हैं और ऐसे पार्टिकल जिनका आकार जो है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में घुस सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल से, अगर गाड़ियों का धुआं, पराली जलाना, फैक्ट्री का जो स्मोक है हवा में मिलता है तो PM2.5 बढ़ता है। और इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये अस्थमा, लंग्स डिजीज, हार्ट डिजीज और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है इससे। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है कि 2030 तक PM2.5 में 30% तक कमी करना है। और ये लक्ष्य जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के अनुरूप है। NCAP क्या है? ये भारत सरकार नेशनल एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम है और शुरुआत हुई थी इसकी 2019 में। उद्देश्य इसका था पॉल्यूटेड सिटीज में एयर पोल्यूशन को कम करना। और ये प्रोजेक्ट किन क्षेत्रों पर फोकस करेगा? इंडो गंगेटिक प्लेन, IGP, इंडो गंगेटिक प्लेन, और विशेष रूप से नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी जैसे हाई पॉल्यूशन सिटीज। और इंडो गंगेटिक प्लेन क्या है? भारत का घनी आबादी वाला कृषि प्रधान इंडस्ट्रियल रीजन जो गंगा नदी के मैदान में फैला है। और IGP में पॉल्यूशन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है, व्हीकल ज्यादा चलते हैं, गाड़ी मोटर ज्यादा चलते हैं और क्रॉप बर्निंग ज्यादा है, डस्ट पॉल्यूशन बहुत अधिक है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए सर्दियों में दिल्ली, NCR और यूपी के कई शहरों में स्मोक और फॉग प्लस स्मोक दिखाई देता है और ये IGP पॉल्यूशन का प्रमुख प्रॉब्लम का हिस्सा है। IGP पॉल्यूशन प्रॉब्लम का हिस्सा है ये। और इस प्रोग्राम में क्या क्या किया जाएगा? क्लीन एयर ट्रांजिशन, मुख्य सेक्टर क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे किया जाएगा? यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे? पराली जलाने की जगह बायो डिकम्पोजर, क्रॉप रेजिड्यूज मैनेजमेंट का उपयोग किया जाएगा। और इंडस्ट्री सेक्टर में कैसे? क्लीनर टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन फिल्टर और एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना, ये सब लगाया जाएगा। दोस्तों, नए एयर क्वालिटी मॉनिटर क्यों लगाए जाएंगे? ताकि पॉल्यूशन लेवल लगातार मॉनिटर हो, रियल टाइम डेटा मिले और पॉलिसी डिसीजन बेहतर। एयर क्वालिटी मॉनिटर क्या होता है? ऐसी मशीन जो PM2.5, PM10 गैसेस पॉल्यूशन लेवल मेजर करती है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एप्स इन्हीं मॉनिटर के डेटा पर चलते हैं। जो एप्स होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्सेस हो गए, एयर क्वालिटी एप्स हो गए, इन्हीं मॉनिटर पे चलते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हवा कितनी अच्छी या खराब है ये बताने वाला एक इंडेक्स है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी कैटेगरी जैसे 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200, 201 से 300 और 300 से ज्यादा। तो 0 से 50 यानी क्वालिटी अच्छी है, 51 से 100 मतलब संतोषजनक है, 101 से 200 मतलब मॉडरेट है, तो 201 से 300 यानी खराब है, 300 से ज्यादा यानी बहुत ही खराब है, गंभीर स्थिति है। तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? $500 मिलियन। और फंडिंग कहाँ से मिलने हैं? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के माध्यम से मिलेगा। IBRD क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है। और काम क्या है इसका? कि मिडिल इनकम कंट्रीज को डेवलपमेंट लोन देना। और लोन डिटेल्स क्या है? 299.66 बिलियन वर्ल्ड बैंक लोन। ठीक है, यानी 10 साल मेच्योरिटी है और 2 साल ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? लोन लेने के बाद कुछ समय तक रीपेमेंट शुरू नहीं करना पड़ता, यानी आपने लोन लिया तो तुरंत चुकाना, अगले महीने से आपका शुरू नहीं हो जाएगा कि आपको किस्त चुकाना पड़े, वो नहीं। 2 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है कि 2 साल बाद चुकाइएगा। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? प्रोजेक्ट क्या है? 150 मिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना है, $150 मिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना चाहता है। MSME क्या होते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस, छोटे और मध्यम उद्योग जैसे टेक्सटाइल यूनिट, वर्कशॉप, स्मॉल फैक्ट्रीज, रिपेयर इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों जरूरी है? क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज कलेक्टिवली बहुत पॉल्यूशन कर सकती है। पब्लिक हेल्थ आउटकम क्या है? एयर पॉल्यूशन कम होने से हॉस्पिटल बर्डन कम होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज कम होंगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? पॉल्यूशन केवल एक शहर की समस्या नहीं है,
हवा जो है स्टेट बाउंड्रीज नहीं मानती, इसलिए रीजनल लेवल स्ट्रेटेजी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक राज्य में पराली जलेगी तो पॉल्यूशन दूसरे राज्य तक जाता ही है, फैलता ही है। हिमालयन फुट हिल्स क्यों शामिल किए गए हैं, क्यों शामिल है? IGPHF यानी इंडो गैंगेटिक प्लान एंड हिमालयन फुट हिल्स एक ग्लोबल पॉल्यूशन हॉटस्पॉट माना जाता है। हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे समस्या बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेटेड हो, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही जगह पे। ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है क्लाइमेट चेंज से, पब्लिक हेल्थ से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, अर्बन पॉल्यूशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखिए, पार्टनर कौन है? वर्ल्ड बैंक, IBRD। टारगेट क्या है? 30% PM2.5 रिडक्शन बाय 2030। प्रोग्राम है NCAP का। रीजन क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लान। फंडिंग एजेंसी IBRD। न्यू मॉनिटर लगभग 200। ये टॉपिक जुड़ेगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अब कल्पना करिए कि एक कमरे में धुआं भर जाए, वेंटिलेशन खराब हो जाए, वेंटिलेशन जो है आपका जो खराब हो जाए पूरा, तो सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। अब खिड़कियां खोल दी जाए, धुआं कम किया जाए और एयर प्यूरिफायर लगा जाए तो हवा बेहतर हो जाएगी। ठीक उसी तरह यह प्रोजेक्ट पूरे यूपी की हवा साफ करने की कोशिश है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक यूपी क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? केवल पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के साथ साझेदारी की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। प्रश्न 2, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण कम करना। प्रश्न नंबर 3, कार्यक्रम मुख्यतः किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इंडो गैंगेटिक प्लान IGP, ऑप्शन सी। निम्न चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस कार्यक्रम के टारगेट पॉल्यूशन क्लस्टर में शामिल है? तो कानपुर। कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक PM2.5 स्तर में कितनी कमी लाना है? तो 30% तक। PM2.5 क्या है? अत्यधिक सूक्ष्म वायु प्रदूषण का। PM2.5 का आकार कितना होता है? डी ऑप्शन, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP कब शुरू किया गया था? तो 2019 में शुरू किया गया था। NCAP का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा PM2.5 का प्रमुख स्रोत हो सकता है? तो ऑप्शन डी, धुआं, पराली जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन सभी। AQI का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायु गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इस कार्यक्रम के तहत लगभग कितने नए एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाए जाएंगे? तो लगभग 200 लगाए जाएंगे। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो $500 मिलियन है। ठीक है, ऑप्शन सी। और इस परियोजना का मुख्यतः किस संस्था के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? तो IBRD के द्वारा। IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडो गंगेटिक प्लेन में वायु प्रदूषण अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक उद्योग, वाहन और क्रॉप बर्निंग, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लीन एयर ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी का उदाहरण है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, क्रॉप रिड्यूस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, NCAP भारत का एक राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम है। ठीक है, अब अगला देखिए, कुछ अगला टॉपिक देखिए, उत्तर प्रदेश साइंड रिफॉर्म लिंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर अंडर जल जीवन मिशन 2.0। क्या न्यूज है ये? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल जीवन मिशन 2.0 क्या है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश ने मिलकर जो है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक नया रिफॉर्म लिंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उद्देश्य क्या है इसका? कि गांव में सुरक्षित पेयजल, हर घर जल, नल से जल, बेहतर वाटर गवर्नेंस, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है। जल जीवन मिशन क्या है? ये जल जीवन मिशन जो है भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण पेयजल योजना है। शुरुआत इसकी 2019 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? कि हर घर जल यानी हर ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC देना। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन क्या होता है? यानी घरों में नियमित, पर्याप्त, सुरक्षित पानी का नल कनेक्शन होना। एग्जाम्पल के लिए, पहले गाँव में महिलाएं दूर से पानी लाती थी, हैंडपंप या कुएं पे निर्भर थी। अब क्या है? हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो जल जीवन मिशन 2.0 नया क्या लाया है? पहला फेज मुख्यतः पानी पहुंचाने पर फोकस था, लेकिन जल जीवन मिशन 2.0 फोकस करता है रिफॉर्म पे, गवर्नेंस पे, सस्टेनेबिलिटी पे, अकाउंटेबिलिटी पे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। रिफॉर्म लिंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि राज्य सरकार कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लागू करेगी ताकि ताकि तभी जो है उसे फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। यानी राज्य सरकार कुछ रिफॉर्म करेगी तब उसको फंडिंग मिलेगी।
मान लीजिए कि एक स्कूल को एक्स्ट्रा फंड तभी मिलेगा जब अटेंडेंस सिस्टम सुधरे, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, डिजिटल रिकॉर्ड बढ़े। इसी तरह यूपी को रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करने होंगे, कुछ रिफॉर्म करने होंगे, तभी मिलेगा। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कौन शामिल था? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ये हुआ है। और उपस्थिति में यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल और CM योगी आदित्यनाथ थे। मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस मजबूत करना है। इसका मतलब है कि गांव में पानी की प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस बेहतर करना है। सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी, इसका मतलब है कि केवल पाइप लगा देना काफी नहीं है, बल्कि लगातार सुरक्षित लंबे समय तक मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर पाइपलाइन बन गई लेकिन 2 महीने बाद पानी बंद हो जाए तो मिशन सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एरियाज क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 11 बड़े रिफॉर्म सेक्टर शामिल किए गए हैं। जैसे देख लीजिए, गवर्नेंस आर्किटेक्चर, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सर्विस यूटिलिटी फ्रेमवर्क और रिसर्च एंड इनोवेशन। और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होता है? जब जनता भी गवर्नेंस में भाग ले। एग्जाम्पल के लिए, गांव की जल समिति पानी की समस्या बताए, मेंटेनेंस देखे, लीकेज रिपोर्ट करे, तो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, सर्विस नियमित रहे और करप्शन कम हो। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? सरकारी संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब। डिजिटल गवर्नेंस क्या है? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मॉनिटरिंग, प्लानिंग, सर्विस डिलीवरी बेहतर करना। DSS क्या है? यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक डिजिटल सिस्टम जो डेटा एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी गांव में पानी की कमी है, पाइपलाइन लीकेज है, ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है, तो DSS डेटा देकर प्लानिंग में मदद करेगा। जल अर्पण क्या है? एक कंप्लीटेड पाइप वाटर स्कीम को ग्राम पंचायत को सौंपना। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि लोकल कम्युनिटी ऑपरेशन मेंटेनेंस मॉनिटरिंग कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर गांव खुद पाइपलाइन की देखभाल करे तो सिस्टम ज्यादा टिकाऊ हो जाएगा। और मेरी पंचायत ऐप क्या है? एक मोबाइल ऐप, जिससे लोकल सर्विस एवोल्यूशन हम क्या करेंगे? मूल्यांकन कर पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे, फीडबैक ले पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे, ये सब होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है तो लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। जल उत्सव क्या है? एक एनुअल वाटर अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, 3 स्तर पर होते हैं: ग्राम पंचायत, स्टेट और नेशनल लेवल पे। और नेशनल जल महोत्सव 2026 क्या है? वाटर कंजर्वेशन और अवेयरनेस बढ़ाने का एक नेशनल इवेंट है। जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? दिसंबर 2028 तक, यानी 2.0 ला दिया गया है। मिशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि यूनिवर्सल रूरल हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई, यानी हर ग्रामीण घर तक नल से जल और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव होगा? पहले क्या है, महिलाएं पानी लाने में जो है घंटों खर्च करती थी, अब क्या है, समय बच जाएगा, स्वास्थ्य सुधरेगा और एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज इनकी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए गांव की लड़की रोज 2 घंटे पानी भरने में लगाती थी, तो टैप वाटर आने से वो पढ़ाई कर सकती है। वाटर सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? अगर ग्राउंड वाटर लगातार खत्म हो तो फ्यूचर में पानी की संकट बढ़ेगा। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एफिशिएंट यूज महत्वपूर्ण। और ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों जरूरी है? क्योंकि अनसेफ वाटर से डायरिया, कोलेरा और टाइफाइड जैसी डिजीज फैल सकती है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखिए, स्कीम क्या है? जल जीवन मिशन 2.0। मिनिस्ट्री कौन है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। और गोल क्या है? हर घर जल। और कहाँ तक एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया? 2028 तक, दिसंबर 2028 तक। डिजिटल टूल क्या है? DSS। और लोकल ऐप क्या है? मेरी पंचायत। इससे जुड़ेगा ये टॉपिक, ये मेंस के GS2 और GS3 से भी जुड़ रहा है। रूरल डेवलपमेंट, वाटर गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कल्पना करिए कि एक गांव में बिजली की लाइन तो लगा दी गई, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ तो सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही पानी की पाइपलाइन बनाना काफी नहीं है, उसे मेंटेन, मॉनिटर, सस्टेनेबली मैनेज करना भी जरूरी है। निष्कर्ष क्या है? जल जीवन मिशन 2.0 केवल नल लगाने की योजना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस, कम्युनिटी ओनरशिप, डिजिटल मॉनिटरिंग और सेफ ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी की दिशा में एक बड़ा रिफॉर्म प्रोग्राम माना जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2019 में की गई थी, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस योजना के तहत रिफॉर्म लिंक MOU पर हस्ताक्षर किए? जल जीवन मिशन 2.0। जल जीवन मिशन 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? जल शक्ति मंत्रालय से। MOU का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का संबंध किससे है?
तो घरों में नल से जल आपूर्ति। ऑप्शन सी। जल जीवन मिशन 2.0 कब तक बढ़ाया गया है? दिसंबर 2028 तक। रिफॉर्म लिंक फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुधारों के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जल जीवन मिशन 2.0 का प्रमुख फोकस एरिया है? तो अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डिजिटल गवर्नेंस, तीनों है। पार्टिसिपेशन गवर्नेंस का अर्थ क्या है? जनता की भागीदारी के साथ शासन करना। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी, डेटाबेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग हेतु। जल अर्पण प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो पाइप जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपना। ऑप्शन सी। 13वां, मेरी पंचायत अब का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय सेवा मूल्यांकन एवं फीडबैक। ऑप्शन सी। जल उत्सव क्या है? वार्षिक जल जागरूकता अभियान है। नेशनल जल महोत्सव 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण एवं जागरूकता। ऑप्शन बी। जल जीवन मिशन 2.0 का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव किस पर पड़ सकता है? तो ऑप्शन बी पे, ग्रामीण समुदाय में महिलाओं पर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अभाव निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बन सकता है? तो 1, 2, 3 सभी बन सकता है। वाटर सस्टेनेबिलिटी का संबंध किससे है? जल संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण एवं प्रबंधन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घरों तक ट्रैप वाटर सप्लाई देना। ठीक है। क्वेश्चन 20, जल जीवन मिशन 2.0 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ग्रामीण पेयजल शासन एवं सस्टेनेबल वाटर सप्लाई से। ऑप्शन सी। अगला टॉपिक देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका पहले फेज का उद्घाटन किया है। चलिए देखिए क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट का फेज 1 क्या है? उत्तर प्रदेश के जेवर यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसका फेज 1 का उद्घाटन किया है। तो ये भारत के सबसे बड़े एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक माना जा रहा है। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब ऐसा एयरपोर्ट जो नई जमीन पर शुरू से बनाया जाए, मतलब कि पुराने एयरपोर्ट का विस्तार नहीं, बल्कि पूरी तरह नया एयरपोर्ट बनाया गया है। मतलब जमीन लिया गया और जमीन पे एक तरफ पूरा नया एयरपोर्ट बनाया गया, जैसे नया घर बनाया जाता है खाली जमीन पे। अगर पुरानी खाली जमीन पर पूरी नई एयरपोर्ट सिटी बनाई जाए तो वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहलाएगी। जेवर एयरपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक और ट्रेड को मजबूत करेगा। तो स्थान क्या है? जेवर, जिला है गौतम बुद्ध नगर और राज्य उत्तर प्रदेश। फेज 1 क्या होता है? बड़े प्रोजेक्ट को अलग अलग चरणों में बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग फेज में बनाया जाता है। फेज 1 ये पहला ऑपरेशनल स्टेज है। मान लीजिए कि एक बड़ा मॉल बनाना है, तो पहले बेसिक बिल्डिंग, पार्किंग, शॉप्स बनते हैं। ठीक है, तो बाद में विस्तार होता है। ठीक वैसे ही एयरपोर्ट भी फेज में बनता है। तो इस प्रोजेक्ट में कितना निवेश हुआ है? लगभग 11,200 करोड़। तो फेज 1 डेवलपमेंट 11,200 करोड़ फेज 1 डेवलपमेंट कितना खर्च हुआ है। तो एयरपोर्ट को कौन विकसित कर रहा है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये जुरीज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सब्सिडरी है। जुरीज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी क्या है? ये स्विट्जरलैंड की इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये क्या है? एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मैनेजमेंट में विशेषज्ञ है। पीपीई मॉडल कैसे लागू है? ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राइवेट कंपनी के पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आ गया? तो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हवाई परिवहन से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एग्जांपल के लिए एयरपोर्ट, रनवे, एयर ट्रैफिक सिस्टम, कार्गो टर्मिनल, एमआरओ फैसिलिटीज, ये सब। विकसित भारत विजन क्या है? विकसित भारत हमारे भारत को डेवलप नेशन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी बनाने का एक विजन। लॉजिस्टिक हब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कार्गो मूवमेंट, वेयर हाउसिंग तेजी से हो सके। जेवर क्षेत्र लॉजिस्टिक हब क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, फ्रीट कॉरिडोर सभी कनेक्ट हो रहे हैं। फ्रीट कॉरिडोर क्या होता है? और विशेष ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो गुड्स कार्गो मूवमेंट के लिए बनाया जाए। दादरी क्यों महत्वपूर्ण है? दादरी क्षेत्र में 2 बड़े फ्रीट कॉरिडोर मिलते हैं, इससे कार्गो मूवमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेयर हाउसिंग तेजी से बढ़ेंगे। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होती है? जब रोड रेल एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट आपस में जुड़े। ठीक है, फैक्ट्री का सामान जो है ट्रक से एयरपोर्ट तक, रेल से पोर्ट तक, और फिर ट्रांसपोर्ट जो है फास्ट और चीप हो जाता है। एमआरओ फैसिलिटी क्या होती है? एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, और ये एयरक्राफ्ट सर्विस सेंटर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार सर्विस सेंटर होता है, वैसे एयरक्राफ्ट के लिए एमआरओ फैसिलिटी होती है। भारत के लिए एमआरओ क्यों महत्वपूर्ण है? पहले जो है कई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए विदेश भेजने पड़ते थे। अब क्या, भारत में ही सर्विसिंग होगी।
इससे क्या है, कॉस्ट कम होगी, जॉब बढ़ेंगी, एविएशन सेक्टर मजबूत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि टूरिज्म, ट्रेड, पिलग्रिम्स या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो यूपी के प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर, और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर। ये यूपी के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। और जेवर एयरपोर्ट से क्या फायदा होगा हमें? तो एनसीआर ट्रैफिक प्रेशर कम हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड कम होगा, जॉब बढ़ेंगी, एविएशन जॉब, लॉजिस्टिक जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, यानी फास्ट कार्गो मूवमेंट से एमएसएमई इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट को फायदा होगा। एग्जाम्पल के लिए नोएडा की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेन टूरिस्ट जैसे आगरा, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी आसानी से पहुंच पाएंगे। इन्वायरमेंट कंसर्न भी है, इतने बड़े प्रोजेक्ट से लैंड एक्विजिशन, पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे कंसर्न भी उठते हैं। कंसर्न प्रीलिम के लिए फैक्ट देखिए, एयरपोर्ट क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकेशन जेवर, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, डेवलपर YIAPL, फॉरेन पार्टनर जूरिस एयरपोर्ट। तो ये कौन से टॉपिक से जुड़ेगा? जीएस आपके मेंस के GS3 से, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एविएशन सेक्टर, लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी, PPE मॉडल और रीजनल डेवलपमेंट से। तो कल्पना करिए कि एक शहर में केवल एक बड़ा रेलवे स्टेशन हो और वहाँ बहुत भीड़ हो। अब दूसरा मॉडर्न स्टेशन बन जाए तो भीड़ कम होगी, व्यापार बढ़ेगा, आसपास डेवलपमेंट होगा। उसी तरह जेवर एयरपोर्ट NCR और वेस्टर्न यूपी के विकास का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। ठीक है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत की एविएशन एक्सपेंशन का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है? तो जेवर पे, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के किस चरण का उद्घाटन किया गया? फेज 1। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अर्थ क्या है? नई भूमि पर शुरू से विकसित एक एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 में लगभग कितना निवेश किया गया है? तो 11,200 करोड़। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित एवं संचालित करने वाली कंपनी कौन है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी। यमुना इंटरनेशनल इसका फुल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड किस विदेशी कंपनी की सब्सिडरी है? तो जूरिस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की, ऑप्शन बी। जूरिस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी किस देश की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ऑप्शन सी। और PPE मॉडल में सामान्यतः कौन सा तत्व शामिल होता है? सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है? रनवे, कार्गो टर्मिनल और एयर ट्रैफिक सिस्टम। तो तीनों है। MRO का पूरा नाम क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। MRO फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि विमानों की मरम्मत एवं रख रखाव, ऑप्शन बी। नादरी क्षेत्र किस कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? दो प्रमुख फ्रीट कॉरिडोर और कंजर्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस का, ऑप्शन बी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का संबंध किससे है? विभिन्न परिवहन माध्यमों के एकीकरण से है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, तीनों है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर दबाव कम करना है, ऑप्शन बी। लॉजिस्टिक हब का मुख्य संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, वस्तुओं के परिवहन और भंडारण एवं वितरण से। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो MRO फैसिलिटी का संबंध विमान रखरखाव से है, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 किक्स ऑफ इन ग्रेटर नोएडा, शोकेसिंग इंडियाज फाइनेस्ट स्किल्ड टैलेंट। क्या न्यूज है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है। तो ये इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 क्या है? इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन भारत की सबसे बड़ी स्किल कंपटीशन है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं की वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाना, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए टैलेंट विकसित करना। कहाँ आयोजित हो रहा है ये कंपटीशन? इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है। तो ये इंडिया एक्सपो मार्ट। वोकेशनल स्किल क्या होती है? ऐसी प्रैक्टिकल स्किल जो सीधे जॉब या इंडस्ट्री में काम आए। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रीशियन, वेब डिजाइनिंग, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेल्डिंग, ये सब।
तो इलेक्ट्रिशियन बिजली कार्य के लिए वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाना, और रोबोटिक्स ऑटोमेशन में, और क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी सर्विसेज में, वेल्डिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया स्किल कंपटीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इकोनॉमी में सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए बल्कि स्किल भी जरूरी है। मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए दो स्टूडेंट है, एक के पास केवल थ्योरी नॉलेज है, एक के पास प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल भी है, तो इंडस्ट्री जो है अक्सर दूसरे स्टूडेंट को प्रेफर करती है जिसके पास स्किल होता है। तो ये कंपटीशन किस मिशन का हिस्सा है? स्किल इंडिया मिशन का। ठीक है। स्किल इंडिया मिशन क्या है? भारत सरकार की एक इनिशिएटिव जिसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना और नौकरी उनको इतना सक्षम बना दे देना कि नौकरी मिल जाए उन्हें, और इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करना। इसे कौन आयोजित करता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएचडीसी। एनएचडीसी क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो भारत में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाली एक संस्था है। ये ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर काम करती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना, यानी युवाओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, इंडस्ट्री स्किल देना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाना, ये सब। वोकेशनल एक्सीलेंस को बढ़ावा देना, मतलब स्किल को भी उतना ही सम्मान मिले जितना ट्रेडिशनल एकेडमीज को मिला है। तीसरा, स्किल्ड करियर के प्रति अवेयरनेस, यानी कई लोग मानते हैं कि सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी या डिग्री करियर, लोग मानते हैं ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी या डिग्री करियर है, लेकिन अब क्या है, एआई, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी स्किल में और डिमांड है। और यह वर्ल्ड स्किल संघाई 2026 से कैसे जुड़ा हुआ है? इंडिया स्किल जो है वर्ल्ड स्किल 2026 का क्वालिफाइंग इवेंट है। वर्ल्ड स्किल्स क्या है? वर्ल्ड स्किल संघाई 2026 जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्किल कंपटीशन है। इसे ओलंपिक्स ऑफ स्किल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ओलंपिक्स में कंट्री स्पोर्ट में कम्पीट करती है, वैसे ही वर्ल्ड स्किल्स में कंट्री जो है टेक्नोलॉजी, वोकेशनल स्किल, टेक्निकल एक्सेलेंस में कम्पीट करती है। इसमें कितनी स्किल कैटेगरी है? 63 स्किल कैटेगरीज है। और कैटेगरी में ट्रेडिशनल ट्रेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सीलेंस, डिजिटल स्किल्स। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिशनल ट्रेड में वेल्डिंग, कारपेंट्री, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई, रोबोटिक्स, सर्विस एक्सीलेंस में हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल स्किल्स में वेब तकनीक और क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल ट्रेड क्या होते हैं? पुराने लेकिन जरूरी टेक्निकल स्किल है, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री, वेल्डिंग। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0 और क्लाउड कंप्यूटिंग में टिकी हो। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जहाँ एआई, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग और स्मार्ट फैक्ट्रीज का उपयोग होता है। तो इंडस्ट्री 4.0 एआई, ऑटोमेशन, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग, जब डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और ऑटोमेटिकली डेटा एक्सचेंज करे। एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट फैक्ट्री में मशीन खुद डेटा भेजे, फॉल्ट डिटेक्ट करे, ऑटोमेशन से काम करे। ठीक है। तो रोबोटिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑटोमेशन इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, सर्जरी, रोबोट्स। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जो है हैकिंग, साइबर अटैक्स, डेटा थेफ्ट, डेटा की चोरी बहुत बढ़ गई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बैंकिंग सिस्टम हैक हो जाए तो ह्यूज फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के जरिए डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए, गूगल ड्राइव या AWS क्लाउड सर्विसेज देना। ठीक है। AWS क्या है? अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ठीक है। ये क्या है? एक ड्रोन ड्रोन ऐसे एरियल व्हीकल जो बिना पायलट के ऑपरेट हो। एग्जाम्पल के लिए, डिलीवरी ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन, एग्रीकल्चरल ड्रोन, ये सब। ऑन साइट और ऑफ साइट एग्जीक्यूशन क्या होता है? ऑन साइट यानी साइट पर काम, ऑफ साइट यानी रिमोट और वर्चुअल वर्क। एग्जाम्पल के लिए, इलेक्ट्रिशियन क्या है? ऑन साइट काम करता है, और क्लाउड इंजीनियर जो है रिमोटली काम कर सकता है। और ये कंपटीशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग हब, डिजिटल इकोनॉमी, एआई इकोनॉमी बनाना चाहता है। इसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स जरूरी है। और रोजगार पर इसका प्रभाव, स्किल डेवलपमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, स्टार्टअप बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखिए। इवेंट क्या है? इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26। वेन्यू क्या है? ग्रेटर नोएडा। ऑर्गेनाइजर एनएचडीसी है, मिनिस्ट्री एमएसडी है, कैटेगरी है 63, और लिंक्ड इन इवेंट कौन सा है? वर्ल्ड स्किल संघाई 2026। तो ये GS3 GS2 से जुड़ता है मेंस के। स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और डिजिटल इकोनॉमी। तो कल्पना करिए कि क्रिकेट टीम में केवल थ्योरी पढ़ाने वाला प्लेयर हो लेकिन प्रैक्टिस ना हो, तो टीम अच्छा नहीं खेलेगी। ठीक वैसे ही इकोनॉमी को केवल डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्ड वर्कर भी चाहिए। तो इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन केवल कंपटीशन नहीं है बल्कि स्किल इंडिया, इंडस्ट्री 4.0 रेडीनेस, यूथ इंपावरमेंट और फ्यूचर वर्कफोर्स डेवलपमेंट की दिशा में भारत की एक पहल मानी जा रही है। क्वेश्चन देखिए। पहला, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2026 25-26 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा।
इंडियन स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 का उद्घाटन किस स्थल पर हुआ है? तो इंडिया एक्सपो मार्ट, ऑप्शन सी। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन किस मिशन का हिस्सा है? स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन, इंडिया स्किल कंपटीशन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? एनएचडीसी। एनएचडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएचडीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोकेशनल स्किल्स एवं स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ऑप्शन बी। प्रश्न 9, इंडिया स्किल कंपटीशन किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाइंग इवेंट का कार्य करता है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ल्ड स्किल संघाई 2026। प्रश्न 10, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ओलंपिक्स ऑफ स्किल्स, ऑप्शन सी। इंडिया स्किल कंपटीशन में कुल कितनी स्किल कैटेगरी शामिल है? तो 63। 12, निम्नलिखित में से कौन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सभी। प्रश्न नंबर 13, इंडस्ट्री 4.0 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, डिजिटल एवं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का संबंध किससे है? इंटरनेट आधारित डेटा स्टोरेज एवं कंप्यूटिंग सर्विस से, ऑप्शन बी। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, नेटवर्क एवं डेटा को साइबर अटैक से सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 17, अनमैन्ड एरियल सिस्टम का सामान्य उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी, ड्रोन। वोकेशनल स्किल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, व्यवहारिक एवं रोजगार उन्मुख कौशल से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ट्रेडिशनल ट्रेड का उदाहरण है? कारपेंट्री, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, तो सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, इंडिया स्किल कंपटीशन स्किल वर्कफोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पूरा का पूरा जो मार्च का जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट थे हमने सब देख लिए। ठीक है, अभी आपकी जिम्मेदारी ये है कि इसको पढ़ें, रिवाइज करें बार बार, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पैसा लगना नहीं है, फ्री है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और यूपी का जो प्रीलिम्स होने वाला है, यूपी पीसीएस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठने वाले हैं। मार्च के जितने इंपॉर्टेंट इवेंट है वही बताया है, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बहुत ज्यादा इवेंट हुए तो हर चीज को बताया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है। फरवरी का, जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, ये मार्च का हो गया, अब अप्रैल का लाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मई, जून, फिर ऐसे करते करते हम पूरा लगभग दिसंबर में होना है एग्जाम, तो नवंबर तक का कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके अगले सेशन में, खासकर अप्रैल वाला सेशन, पूरा जो भी अप्रैल में इवेंट हुए उनको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।